सो यो व्हाट्सअप गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है पार्ट ऑफ मानवा हिंदी चैनल में। जिसने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया वो सीधा पार्ट 3 पे जा सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगा दूंगा। और अभिषेक भाई को मेरी तरफ से बहुत बड़ा वाला शॉर्ट आउट, इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। सो अभिषेक भाई, मैं अपने दिल से आपके इतने सपोर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सो मच भाई, आगे भी ऐसे सपोर्ट बनाए रखना। एंड बात करते हैं न्यू ऑडियंस की। सो प्लीज इस वाले वीडियो को 5 मिनट देखना, अगर अच्छा लगे तो ही आगे देखना, नहीं तो आप स्किप करके जा सकते हैं। और हाँ, ऑडियो का क्रेडिट कॉमिक समराइजर को जाता है, तो आप उनका भी चैनल चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर किन्सू को दिखाते हैं, जो कि क्लाउड पीक नाम के माउंटेन पर बहुत ही मेहनत करके चढ़ रहा होता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद लोग उसे देखकर कहने लगे होते हैं, कह रहे देखो वो कौन है वहाँ पर, वो क्लाउड पीक पर चढ़ने की कोशिश क्यों कर रहा है। दूसरा कहता है वो तो 18th सन ऑफ गॉड किन्सू है। तीसरा कहता है कि वो अपने बेयर हैंड्स का यूज करके वहाँ पर चढ़ने की कोशिश क्यों कर रहा है, सीधा उड़कर क्यों नहीं चला जाता है। चौथा बंदा कहता है बकवास करना बंद करो, अगर वो उड़कर जा ही पाता तो इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहा होता। ये सुनकर एक बंदा कहता है हाँ मुझे याद आ गया, ये तो वही फेमस 18th सन ऑफ गॉड किन्सू है, जो कि बहुत ही बड़ा गार्बेज है, वो तो उड़ भी नहीं सकता है, तो आखिर वो सन ऑफ गॉड कैसे बन गया। दूसरा कहता है उसके फादर किन फातियान के कारण। बाय द वे किन्सू वहाँ पर चढ़ने की इतना ज्यादा कोशिश क्यों कर रहा है, क्या वो खुद को मारना चाहता है। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है कि कहना काफी ज्यादा मुश्किल है, आफ्टर ऑल सन ऑफ गॉड का कॉन्फ्रेंस जल्दी हेल्ड होगा, जहाँ पर फेदर्ड गेट के सभी 18 के 18 सन ऑफ गॉड जमा होंगे। मैंने सुना है कि जो भी सन ऑफ गॉड के नाम के वर्दी नहीं होगा, उसे सन ऑफ गॉड के पोजीशन से वंचित कर दिया जाएगा। वहीं पर किन्सू को दिखाते हैं, जो कि बहुत ही मेहनत से वहाँ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी एक चील आकर उसके सर पर बैठ जाती है। ये देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब तो हो जाता है, और वो किसी तरह से उसे वहां से भगाकर चढ़ना जारी रखता है। और वो काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद वो टॉप पर चढ़ जाता है और चढ़कर चैन की सांसें लेता है और कहता है कि फाइनली मैंने सक्सेसफुली साइन इन कर ही लिया। उसके पास एक सिस्टम होता है जो कि सक्सेसफुली साइन इन करने के लिए उसे कंग्रेचुलेशन कहता है, और रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक ऐसा दानत्यान देता है जिसमें अनलिमिटेड स्पिरिचुअल पावर होता है और वो कभी भी खाली नहीं होगा। ये देखकर किन्सू काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसके साथ साथ वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है, और वो कहता है कि ये तो वही लेजेंडरी दानत्यान है जिसे पाने के लिए एंशिएंट एम्परर भी बहुत ही ज्यादा मेहनत किया करते थे। अगर किसी को पता चल जाता है कि ये मेरे पास है तो वो तो जलकर मार ही जाएगा। वो उसे लेकर कल्टीवेट करके अपने बॉडी में उसे अब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे वहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी आने लगती है। ये देखकर वहां पर आसपास मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। वहां पर तो अभी अभी 18th सन ऑफ गॉड चढ़ा था, क्या वहां पर कोई हेवनली ट्रेजर तो नहीं था ना जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हो, नहीं तो वो इतना ज्यादा मेहनत करके चढ़ाई क्यों था। वहीं पर किन्सू को दिखाते हैं, जो कि पूरी तरह से उसे ऑब्जर्व कर लिया होता है, और वो करके कहता है कि इसका नाम बिल्कुल सही है, अब तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरे बॉडी में अनलिमिटेड स्पिरिचुअल पावर आ गई है, जो कि कभी भी खत्म अब होगा ही नहीं। अब वो अपने बारे में बताना शुरू करता है कि मेरा नाम किन्सू है और 1 महीने पहले मैं इस वर्ल्ड में क्रॉस ओवर करके आया था और मुझे यूनिवर्स साइन इन नाम का सिस्टम मिला था। सबसे पहला प्लेस जहाँ पर मुझे साइन इन करना था वो युवा सेट का क्लाउड पीक है। जनरल डिसाइपल के लिए यहाँ पर चढ़ना तो बच्चों का काम है क्योंकि वो लोग उड़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात यानी कि 18th सन ऑफ गॉड की बात करूँ तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर 18th सन ऑफ गॉड था, उसके पास बहुत ही एक्सीलेंट जीन है और इसके फैमिली में काफी सारे कैपेबल लोग भी हुए हैं। इसके फादर बहुत ही फेमस एक वर्ल्ड सेकिंग पावर हाउस है, इसलिए इसके पास या तो एक होली बॉडी होना चाहिए था, या तो गॉड बॉडी, या फिर कोई और भी सुपर में फिजिक होना चाहिए था। लेकिन ओरिजिनल ओनर एक मॉर्टल बॉडी और मॉर्टल लाइफ के साथ जन्म लिया था। एक मॉर्टल बॉडी भी काफी ज्यादा मेहनत और प्रैक्टिस करके काफी कुछ अचीव कर सकता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट तक पहुंच भी सकता है, लेकिन ये सच्चाई जान करके उसके पास एक मॉर्टल बॉडी और एक मॉर्टल लाइफ है, वो काफी ज्यादा उदास रहा करता था और कल्टीवेट बिल्कुल करता ही नहीं था, जिसके कारण वो पूरा का पूरा एक कचरा का डब्बा बनकर रह गया और वो एक दिन एक्सीडेंटली मारा गया। और तभी मैं क्रॉस ओवर करके इसके बॉडी को टेक ओवर कर लिया हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपने प्रीवियस लाइफ में एक रॉक क्लाइंबर था, लेकिन ये क्लाउड पीक काफी ज्यादा ऊंचा और काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन पूरे 1 महीने तक कोशिश करते रहने के कारण और काफी सारे एक्सपीरियंस गेन करने के कारण मैं सक्सेसफुली आज इस पर चढ़ ही गया। इसी के साथ वो अपना कहानी बताना बंद करता है। तभी सिस्टम उससे कहता है कि मैं काफी सारा टास्क और साइन इन लोकेशन तुम्हें इशू करूंगा, जितना ज्यादा स्पेशल जगह होगा रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा जेनरस होगा। कोई कोई जगह सिर्फ एक ही बार साइन इन किया जाएगा और कोई कोई जगह रिपीटेडली साइन इन किया जा सकता है, लेकिन उसका रिवॉर्ड धीरे धीरे कम ग्रेड का होता चला जाएगा और ये क्लाउड पीक पर तुम रिपीटेडली साइन इन कर सकते हो। ये सब सुनकर वो कहता है अब यहाँ पर कल आकर दोबारा साइन इन करूंगा, और वो नीचे देखकर कहता
कहता है अगर उड़ने की बात करूं तो मुझे बिल्कुल भी उड़ना नहीं आता है और चढ़ना तो आसान था लेकिन उतरना काफी ज्यादा हार्ड है। तभी वहाँ पर एक सेंटेंस अपनी होली मेडन के साथ आती है। उसे देखकर किंसु उसे हेलो कहता है और बताता है कि याओची सेंटेंस का स्टेटस भी हम सन ऑफ गॉड जितना ही है, लेकिन याओची में सिर्फ एक ही होली मेडन है जो सेंटेंस का फेवर रिसीव कर पाई है। वहीं पर होली मेडन कहती है कि 18 सन्स ऑफ गॉड का ग्रेट मीटिंग हेल्ड होने वाला है और मेरे मास्टर मुझे स्पेशली यहाँ पर आकर सब कुछ ऑब्जर्व करने के लिए कही है। तभी किंसु होली मेडन को अपने पास बुलाता है। वो उसके पास जाकर पूछती है क्या हुआ। किंसु उसी को शॉर्ट पर बैठकर कहता है कि क्या तुम मुझे नीचे तक राइड दे सकती हो। ये देखकर वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। वहीं पर ये देखकर सेंटेंस का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो चिल्लाने लगती है कि होली मेडन काफी ज्यादा नोबेल है, वो कैसे तुम्हारे साथ एक ही शॉट पर राइड कर सकती है। ये देखकर आउटसाइडर वाले क्या सोचेंगे। होली मेडन पैनिक होते हुए कहती है कि 18 सन ऑफ गॉड का कल्टीवेशन काफी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसे राइड दे सकती हूँ, लोग ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ये सुनकर किंसु और ज्यादा फ्लर्टी बनते हुए उसे हेल्ड करते हुए कहता है कि मेरा कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा लो है, अगर मैं तुम्हें होल्ड नहीं करता हूँ तो मैं गिरकर मारा भी जा सकता हूँ, तुम समझ रही हो ना। ये देखकर वो शर्म के मारे पानी पानी होने लगी होती है। तो वहीं पर ये देखकर सेंटेंस का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो अपना शॉर्ट निकालते हुए कह रही होती है कि अपना हाथ जल्दी से वहां से हटाओ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी उसकी डिसरिस्पेक्ट करने की, अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। वहीं पर होली मेडन थोड़ी सी शर्माते हुए उससे कहती है मैं समझ सकती हूँ। ये सुनकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो ना चाहते हुए भी उससे अपना शॉट वापस रखना ही पड़ता है। और वो सोचती है कि सभी लोग कहते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड बहुत ही बड़ा लूजर है, लेकिन आज मैं देख ही लूं कि ये कितना बड़ा मूर्ख है। इसके बाद दिखाते हैं कि वो लोग वहां से जाने लगे होते हैं और किंसु आसपास का नजारा देख ही रहा होता है कि तभी सिस्टम कहता है कि साइन इन प्लेस रिफ्रेश हो गया है और अगला साइन इन करने का जगह है क्लाउड क्लिफ स्टोन कार्विंग। ये सुनकर वो उससे पूछता है आखिर हम लोग जा कहाँ पे रहे हैं। वो बताती है कि सन ऑफ गॉड का कॉन्फ्रेंस होने में अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, इसलिए मैं क्लाउड क्लिफ स्टोन कार्विंग पर जा रही हूँ। युवा गेट का यूना स्टोन कार्विंग का ओरिजिन काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, वो हेवन के अपॉर्चुनिटी को कंटेन्स करता है, मैं वहाँ पर जाकर कुछ चेंज करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे पकड़ते हुए कहता है क्या कोइंसिडेंट है, मैं भी वहीं पर जाना चाहता था। वो शर्माते हुए कहते हैं कि तुम्हें मेरी इतनी क्लोज आने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कोई बात नहीं, सेफ्टी सबसे पहले आनी चाहिए। वहीं पर ये सब देखकर सेंटेंस का दिमाग और भी ज्यादा खराब होने लगा होता है। इसके बाद यूना रॉक कार्विंग को दिखाते हैं जहाँ पर 11th सन ऑफ गॉड होता है जिसका नाम दुआन जिनफे होता है। तभी एक बंदा 11th सन ऑफ गॉड से पूछता है कि क्या होली मेडन सच में यहाँ पर विजिट करने आएगी। वो कहता है ऑफकोर्स याओची की मेडन मेरे रिक्वेस्ट पर यहाँ पर ऑब्जर्व करने जरूर आएगी। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि याओची की मेडन काफी ज्यादा नोबेल है, वो तो काफी ज्यादा प्योर है, सिर्फ 11th सन ऑफ गॉड ही उससे अपने आप को पूरी तरह से दिखा सकते हैं। मैंने सुना है कि होली मेडन याओची में ही पली बड़ी है और वो आज तक किसी भी लड़के से बात तक नहीं की है, लेकिन वो 11th सन ऑफ गॉड के कहने पर यहाँ पर आ रही है। 11th सन ऑफ गॉड तो काफी ज्यादा महान है। अपने बारे में इतना सारा तारीफ सुनकर वो चने के झाड़ पर चढ़ गया होता है और उनसे कहता है कि वो सच में काफी ज्यादा प्योर और काफी ज्यादा सेंटली है। वो आज तक किसी भी मैन के कांटेक्ट में नहीं आई है, सिर्फ सन्स ऑफ गॉड ही वो मैन है जो उसके कांटेक्ट का वर्दी है। मैं अगर दूसरे सन ऑफ गॉड की बात करूँ तो होली मेडन से बात करना तो तुम भूल ही जाओ, वो लोग तो उसे अभी तक देखे भी नहीं होंगे। तभी वो लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन वो लोग नोटिस करते हैं कि होली मेडन के पीछे कोई बैठा होता है। ये देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। और जैसे जैसे वो लोग करीब आते जाते हैं वो लोग देखते हैं कि वो तो एक लड़का है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग आपस में बातें करना शुरू कर दिए होते हैं कि तुमने तो कहा था कि होली मेडन तो सिर्फ 11th सन ऑफ गॉड से फेमिलियर है। सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उन दोनों का रिलेशनशिप ऑर्डिनरी तो नहीं है। और जैसे जैसे वो लोग ज्यादा करीब आने लगे होते हैं ये देखकर वो लोग कहने लगे होते हैं कि देखकर वो बंदा कुछ ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। ये सब देखकर 11th सन ऑफ गॉड का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है। वहीं पर उस जगह पर पहुंचने के लिए और साइन इन करने के लिए सिस्टम उसे कांग्रेचुलेशन कहता है और रिवॉर्ड के तौर पर वो बॉडी रिलेम के 4th लेवल में पहुंच जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ओरिजिनल ओनर का तो कोई भी कल्टीवेशन लेवल था ही नहीं, लेकिन अब मेरा इमोर्टेलिटी का रास्ता खुल चुका है। वहीं पर सिस्टम उसे और रिवॉर्ड देता है और वो होता है कि यूनमो रॉक पर जो कुछ भी लिखा होता है, जो कुछ भी कार्विंग किया होता है, वो सभी कुछ का वो समझ जाता है और वहाँ पर मौजूद थंडर पाल्म टेक्निक भी सिस्टम की मदद से वो पूरी तरह से सीख लेता है। ये देखकर किंसु काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और काफी ज्यादा खुश भी होता है और कहता है जब तो मैं क्लियर स्काई में थंडरबोल्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। इसके बाद वो लोग वहाँ पर लैंड कर जाते हैं और वो अपने शॉट को छोटा करके अपने हेयर में लगा लेती है। वहीं पर किंसु को देखकर वो चिल्लाते हुए आते हुए कहता है तो ये तुम ही हो। किंसु उसे देखकर कहता है क्या हुआ, तुम मुझे बुला क्यों रहे हो, और बताता है कि युवा सेक्ट काफी ज्यादा ब्रूटल और कॉम्पिटिटिव है। सन ऑफ गॉड के बीच का कंपटीशन तो और भी ज्यादा इंटेंस है। 18 सन्स ऑफ गॉड में से सिर्फ एक ही सन ऑफ गॉड एम्परर बनेगा और बाकी के 17 सन ऑफ गॉड कंपटीशन में मारे जाएंगे। इसलिए एम्परर बनने का बैटल लाइफ और डेथ का बैटल है। इतना बताकर वो पूछता तुम्हें क्या हो गया है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम फिजिकली और इमोशनली पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो, तुम तो सिर्फ नाम मात्र के ही सन ऑफ गॉड हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई पब्लिकली होली मेडल को इंसल्ट करने की। लगता है कि आज मुझे तुम्हें एक सबक
सिखाना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आउटसाइडर वाले लोग ये सोचे कि होली मेडन एक सिलेक्टिव वेमन है। किंसु कहता है कि मैं होली मेडन के साथ हूँ तो उससे तुम्हें क्या हो रहा है, अपने काम से काम रखो। और फिर से वो उसे अपने करीब लाते हुए कहता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसु 11th सन ऑफ गॉड से कहता है कि मैं भी यहाँ पर क्लाउड क्लिप कार्विंग के बारे में जानने आया हूँ। क्यों, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ? क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ये जगह तुम्हारे फैमिली से बिलोंग करता हो? ये सुनकर 11th उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तुम भी इसके बारे में जानना चाहते हो? मजाक मत करो यार, भूल भी जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर देखना भी नहीं चाहता हूँ। अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। ये बोलकर वो जाकर होली मेडन को बताने लगता है कि मैंने इसके बारे में कई सालों तक पढ़ाई किया है और यूएस सेट के कुछ एंसेस्टर को छोड़कर क्लाउड क्लिप कार्विंग स्टोन के बारे में मुझसे ज्यादा और कोई भी नहीं जानता है। ये बोलकर वो उसे बताना शुरू करता है और वो उसे एम्पायर के बारे में, किंग के बारे में, कैलीग्राफी के बारे में बताने लगता है। तभी किंसु कहता है क्या जो सबसे अच्छा लिख सकता है क्या वही छोड़कर गया है? क्या तुम सच में इस बात पर विश्वास करते हो? ये सुनकर 11th काफी इरिटेट होने लगा होता है और वो गुस्से में उससे कहते हैं कि हम दोनों कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं, इसमें अपना टांग मत अड़ा। किंसु कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ? तुम तो सिर्फ फालतू की बकवास कर रहे हो और होली मेडन को मिसलीड कर रहे हो। ये सुनकर वो कहता है तुम तो एक अनएजुकेटेड मैन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी सन ऑफ गॉड पर क्वेश्चन करने की? तुम बोल रहे हो कि मैं बकवास कर रहा हूँ? लगता है कि तुम्हें बहुत ही कुछ पता है। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम्हें होली मेडन को सब कुछ बता दो। ये सुनकर वो 11th को धक्का मारकर हटाकर उससे कहता है ध्यान से सुनना। ये बोलकर वो बताना शुरू करता है कि दरअसल यूनो रॉक कार्विंग तुम्हारे याओची सेक्ट से रिलेटेड है। ये तुम्हारे याओची सेक्ट के एक होली मेडन का काम है जो हजारों साल पुराना है। ये सुनकर वो थोड़ी सी चौंकते हुए पूछती है कि क्या तुम कोई गलती तो नहीं कर रहे हो ना? वहीं पर ये सब सुनकर सेंटिस का भी दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है और वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ फालतू की बकवास कर रहा है। याओची का 10,000 साल पुराना रिकॉर्ड में ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा है। ये सब सुनकर 11th भी कहता है कि किंसु का वर्ड पूरी तरह से अनट्रस्टवर्दी है, उसके बातों पर विश्वास करके अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। एक होली मेडन कैसे हेवन के मिस्ट्री को एक्सप्लेन कर सकती है? तभी किंसु 11th का मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या मैंने तुमसे पूछा? ये बोलकर वो फिर से बताना शुरू करता है कि 1000 साल पहले याओची में फेरी बिक्सी नाम की एक होली मेडन थी जो कि याओची से मिसिंग थी। उस वक्त फेरी बिक्सी जोंगयांग स्क्रिप्चर जो कि तुम्हारे याओची के 5 स्क्रिप्चर में से एक है उसे लेकर चली गई थी। ये सुनकर वो कहते हैं कि वो स्क्रिप्चर तो अभी तक मिसिंग है जो कि हमारे याओची सेक्ट के लिए थोड़ी सी दुख की बात है। वहीं पर वो आगे बताता है कि फेरी बिक्सी युवा सेक्ट के मास्टर से प्यार करती थी, लेकिन कुछ समय के बाद युवा सेक्ट के मास्टर अपने दाव को परस्यू करने के लिए फेरी बिक्सी से दूर होते चले गए थे, लेकिन फाइनल रिजल्ट ठीक नहीं था। शायद उनका हार्ट का डीमन गायब नहीं हुआ था और वो कल्टीवेट करते करते एक डीमन में बदल गए थे और इवेंचुअली मारे गए थे। जब फेरी बिक्सी को इसके बारे में पता चला था तो उसका दिल टूट गया था और वो काफी ज्यादा उदास हो गई थी और वो अपने सैडनेस को दिखाने के लिए ये युवा रॉक कार्विंग बनाई थी। ये सब सुनकर 11th ताली बजाते हुए कहता है कि 11th सन ऑफ गॉड कल्टीवेशन में तो गधा है, लेकिन कहानी सुनाने में तो सबका नानी है। लेकिन किंसु उसके बातों को इग्नोर करते हुए मेडन से पूछता है कि क्या तुम्हें भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रही है? वो कहती है कि फेरी बिक्सी सच में अचानक गायब हो गई थी और लेजेंड भी कहते हैं कि वो प्यार में थी, लेकिन याओची के रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी मेंशन है ही नहीं। तभी 11th कहते हैं कि इसका ओरिजिन चाहे जो भी हो, लेकिन इसने जो कहानी बनाया है वो तो सिर्फ एक कहानी ही रहेगा और हमें ये समझना है कि आखिर दाव के आगे क्या है। ये सब सुनकर सेंटिस कहते हैं कि 11th जो कह रहा है वही सच है। वहीं पर 11th कह रहा होता है कि अगर मैं सच बोलूं तो 20 साल के इनलाइनमेंट के बाद मुझे पता चला है कि यूनो स्टोन में एक सेट ऑफ पाल्म टेक्निक लिखा हुआ है और मैंने उसका 1/3 हिस्सा भी सीख लिया है और कुछ ही टाइम में मैं उसे पूरा भी सीख लूंगा। ये सब सुनकर सेंटिस कहते हैं कि 11th सन ऑफ गॉड सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है और ये युवा सेट का सन ऑफ गॉड पोजीशन के लिए भी बिल्कुल वर्दी है। और किंसु की तरफ इशारा करते हुए कहती है किसी और की तरह नहीं जो कि सिर्फ कहानी बताता है। वहीं पर 11th कहता है कि मैं सिर्फ कहता ही नहीं हूँ बल्कि मैं करके भी दिखाता हूँ। ये बोलकर वो उस पाल्म टेक्निक को परफॉर्म करके दिखाता है जिसमें से बहुत ही कम मात्रा में थंडर को वो क्रिएट कर पाता है। ये देखकर मेडन कहते हैं कि ये एक विजन द्वारा अकम्प्लिश किया जाता है और अभी इसका विजन थोड़ा सा वीक है, बट ये पूरी तरह से यूनो रॉक के ओरिजिन को इलस्ट्रेट करता है। वहीं पर वो अपना पाल्म टेक्निक को दिखाकर कहता है कि ये तो सिर्फ 1/3 हिस्सा है जो मैंने अभी तक सीखा है। और वो किंसु का मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तुमने वो देखा? इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? ओ मैं तो भूल ही गया था, तुमसे पूछने का कोई फायदा तो होने वाला है नहीं क्योंकि तुम्हें ये सब कहाँ समझ में आता है। तभी किंसु कहता है अगर मैं सच बोलूं तो वो सच में एक गार्बेज था। तुमने जो परफॉर्म करके दिखाया है उसे 1/3 नहीं बल्कि 1/10 बोलना भी झूठ होगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है। वहीं पर किंसु कहता है तुमने 20 साल में सिर्फ इतना ही सीखे हो, अगर मैं तुम्हारे जगह पर होता तो शर्म के मारे खुद को मार चुका होता। ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क चुका होता है और वो चिल्लाने लगा होता है कि तुम तो काफी ज्यादा घमंडी, गवार और अनस्किल हो, इसलिए तुमसे तो कुछ बोलना होपलेस होगा। उसे इतना ज्यादा गुस्सा देकर वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है। वहीं पर सेंटिस किंसु की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो तो बहुत ही बड़ा गधा है। वहीं पर 11th कहता है कि हम सबको पता है कि तुम किस तरह के इंसान हो, तुम ये फैक्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो कि तुम
इनकम्पिटेंट हो। तुम बोल रहे हो कि मैं स्लो हूँ, क्या तुम्हारे पास एबिलिटी है इसे पूरा सीखने के लिए? मुझे तो शक है कि तुम इस रोक पर लिखे हुए एक वर्ड को भी समझ नहीं पा सकते हो। किंसु कहता है ठीक है यार, मैं तुम लोगों को दिखाई देता हूँ। ये बोलकर वो बताता है कि यूनो रोक पर जो टेक्निक लिखा हुआ है उसका नाम क्लियर स्काई थंडरबोल्ट पाल्म है। ये सुनकर 11th कहता है कि तुम सिर्फ फेंक रहे हो। किंसु उसके बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को पहला स्टाइल करके दिखाता हूँ। ये बोलकर वो उसका यूज करके वहां पर थंडर ला देता है। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और काफी ज्यादा हैरान भी हो गए होते हैं। वहीं पर किंसु कहता है कि क्लियर स्काई थंडरबोल्ट पाल्म में टोटल 7 स्टाइल है। आज मैं तुम लोगों को सभी 7 के साथ रिहर्स करके दिखाता हूँ ताकि तुम लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाए। ये बोलकर वो एक एक करके सभी के सभी स्टाइल को रिहर्स करके उन्हें दिखा देता है। ये देखकर वहां पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं सभी के सभी दंग रह गए होते हैं। वहीं पर किंसु 11th से कहता है कि क्या तुम्हें अब समझ में आ गया ना? ये सुनकर 11th काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट हो गया होता है और काफी ज्यादा चौंक भी गया होता है और वो अभी भी कह रहा होता है ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। किंसु कहता है क्यों, क्या मैं दोबारा करके दिखाऊं? और मेडेन से कहता है कि इस तरह के लोग हार स्वीकार करते ही नहीं है। क्या अब तुम्हें विश्वास हो गया है कि ये क्लिफ स्टोन फेरी वृक्ष छोड़कर गई है? तभी 11th काफी गुस्से में उसके तरफ आते हुए कहता है कि तुम जरूर ये पहले से प्रैक्टिस किए होगे, नहीं तो तुम्हारे इतने सालों के परफॉर्मेंस को देखते हुए तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम जरूर एडवांस में ही इसे सीक्रेटली प्रैक्टिस कर लिए होगे और फेरी वृक्ष वाला कहानी बनाकर होली मेडेन को डिसीव करने की कोशिश कर रहे हो। किंसु उसका हाथ हटाते हुए कहता है अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम इसके बारे में क्या कहते हो? ये बोलकर वो इस स्टोन पर अपना थंडरबोल्ट से हमला कर देता है जिससे वो स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसमें से उनका वही याओची सेट का जोंगयान सूत्रा निकलता है। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि ये तो असली वाला है। किंसु उसे मेडेन को देते हुए कहता है क्या ये रियल है? ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरानी से कह रही होती है कि ये तो सच में असली है। अब इसके वजह से हमारे पांचों स्क्रिप्चर फिर से एक साथ आ जाएंगे, प्लीज किंगियर का वर्शिप एक्सेप्ट करो। वहीं पर वो सेंटेंस भी ना चाहते हुए भी उससे कहती है कि मैं गलत थी, कुछ देर पहले जो कुछ भी मैं कही थी उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम एक स्लटी पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो, प्लीज मेरा वर्शिप एक्सेप्ट करो। लेकिन वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए मेडेन को अपने पास लाते हुए कहता है तो तुम्हारा नाम किंगियर है, अब से मैं तुम्हें सिस्टर किंगियर बुलाया करूंगा। ये देखकर सेंटेंस का दिमाग फिर से और भी ज्यादा खराब होने लगा होता है और वो अपना तलवार निकालते हुए कहती है कि अभी मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा मैं उसे वापस लेती हूँ। वहीं पर किंसु 11 से पूछता है कि क्या तुम्हें अब गुस्सा आ रहा है? ये देखकर उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो चुका होता है और वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा होता है, इसलिए वो गुस्से में अपने पैर को पटकता है जिसके कारण वहां पर बचा वो स्टोन का टुकड़ा उसी के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर किंसु उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शर्म के मारे वो अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा, इसलिए वो शायद अपने आप को दफनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर 11 बहुत ही गुस्से में निकलता है और अपने मन में कहता है कि किंसु तुम बस इंतजार करना। ये बोलकर वो वहां से भाग जाता है। ये देखकर किंसु उसे बाय बाय कहता है और किंगियर को अपने साथ हैंगआउट करने के लिए इनवाइट करने ही वाला होता है कि सेंटेंस उसे ले जाते हुए कहती है मुझे माफ कर देना, बट इन्हें जाकर स्क्रिप्चर के बारे में रिपोर्ट करना है। ये बोलकर वो उसे लेकर चली जाती है। वहीं पर सिस्टम उससे कहता है कि साइन इन लोकेशन रिफ्रेश हो गया है और अगला साइन इन जगह है दोंग्यू ग्रैंड सेरेमनी। ये सुनकर वो कहता है इसका नाम सुना सुना तो लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा है, लगता है कि किसी से पूछना पड़ेगा। ये सोचकर वो वहां से जंप करके वहां से जाने लगता है और कहता है तो ये है बॉडी कल्टीवेशन का लेवल 4, अभी मैं उड़ तो नहीं सकता हूँ लेकिन चलने से तो अच्छा ही है। यही बोलकर वो वहां से जाने लगा होता है लेकिन कोई उसका पीछा कर रहा होता है। वहीं पर वो जंप करके युवा गेट के अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी कोई वहां पर आकर उसका पैर पकड़ लेता है जिसके कारण वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर किंसु चिल्लाने लगा होता है आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई सन ऑफ गॉड पर हमला करने की। वहीं पर वो बंदा उठते हुए कहता है कि ये मैं हूँ लॉगो। उसका नाम सुनकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि उसका मतलब होता है कुत्ता। वो उससे पूछता है क्या तुम एक डीमन डॉग हो? वो बंदा कहता है क्या डीमन डॉग? ये मैं हूँ गावन सैंग। उसका नाम सुनकर वो सोचता है कि इस बॉडी की मेमोरी का अकॉर्डिंग ये बंदा ओरिजिनल ओनर का दोस्त है, इसका मतलब ये कोई अच्छा बंदा नहीं है। इतना सोचकर वो उससे पूछता है क्या हुआ, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? वो बंदा बताता है कि आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। दरअसल ओरिजिनल ओनर किंसु पूरा का पूरा कचरा का डब्बा था। वो कोई भी कल्टीवेट वल्टीवेट नहीं क्या करता था लेकिन वो बीस्ट गर्ल डीमन गर्ल सभी तरह की लड़कियों के साथ सिर्फ मजा ही करता रहता था। इसलिए कुछ सन्स ऑफ गॉड किंसु को मजा करने के लिए बीस्ट गर्ल डीमन गर्ल लाकर दिया करते थे और उसके बदले वो लोग किंसु से सेट का ट्रेजर को चोरी करवाया करते थे और ये गांव इनमें मिडिल मैन का काम किया करता था और अच्छा खासा पैसा छापा करता था। और एक बार वो लोग मदर ऑफ गॉड के स्टैचू को चोरी करवाए थे लेकिन वो लोग उन्हें संभाल नहीं पाए थे जिसके कारण वो स्टैचू टूट गया था और इसका ब्लेम वो लोग किंसु पर ही डाल दिए हैं। वहीं पर गांव उससे कहता है कि मून डायनेस्टी का 7th प्रिंस आपके लिए एक मैसेज भेजा है कि जल्दी से जल्दी डिवाइन ग्लोरी का 3 आइटम लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैंने तुम्हें जो फेरी बटरफ्लाई दिया है मजे करने के लिए वो भी वापस ले लूंगा। ये सब सुनकर किंसु कहता है ये तो काफी ज्यादा इरिटेटेड है। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है। ये देखकर वो पूछता है आखिर आप जा कहाँ पे रहे हैं, आपको जल्दी से एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। वो 7th प्रिंस काफी ज्यादा एरोगेंट और डोमिनियरिंग है, अगर आप उसे एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं देते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और आप बाकी के सन ऑफ गॉड से बिल्कुल अलग है। आपके पास तो कोई भी कल्टीवेशन बेस है ही नहीं।
अगर वो आप पर हमला कर देता है तो आप क्या करेंगे? आपके पास फाइट बैक करने का पावर तो है ही नहीं। ये सुनकर किंसु उस पर अपना थंडरबोल्ट से हमला करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं फाइट बैक नहीं कर पाऊंगा? और यही बोलने के साथ एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसु उसे अपने थंडर से मार देता है, जिसके कारण वो रोल करके नीचे गिर जाता है। और वो उससे पूछता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मेरे पास फाइट बैक करने की ताकत नहीं है? ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और हैरानी से पूछता है कि आपने कल्टीवेशन करना कब स्टार्ट कर दिया? आप तो पहले बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं क्या करते थे, लेकिन अचानक आप इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गए? लेकिन वो उसका कोई भी जवाब ना देकर सीढ़ी चढ़कर वहां से जाने लगता है। ये देखकर गाओ कहता है कम से कम मेरे लिए तो रुकिए। ये बोलकर वो उसके पीछे पीछे जाते हुए सिर्फ कल्टीवेशन के बारे में पूछते रहता है। तभी वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं और किंसु उससे कहता है कि तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि सेवेंथ प्रिंस जो मुझे फीमेल डीमन लाकर दिया है, आखिर वो लोग उसे कहां से पकड़कर लाए हैं? वो सोचते हुए कहता है कि जहां तक मुझे पता है कि वो शायद 10,000 डीमंस के डोमेन से लाई गई है, और स्पेसिफिकली कहां से लाई गई है वो मुझे नहीं पता है। और उसका टांग खींचते हुए पूछता है कि वो कितना ज्यादा टेस्टी थी, क्या वो स्पाइसी थी या फिर काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग थी? ये सुनकर उसे उसका पुराने ओनर की हालत याद आने लगती है, जहां पर वो फीमेल डीमन उसे खुद को छूने भी नहीं देती थी और बहुत ही ज्यादा मारती पीटती थी। ये याद करके वो सोचता है कि मैं उसे टेस्ट तो नहीं कर पाया था, लेकिन जरूर वो काफी ज्यादा स्पाइसी है। इतना सोचकर वो उससे कहता है कि मैं उस फीमेल डीमन को हैंडल नहीं कर सकता हूँ, तुम उसे वापस जाकर दे दो। ये सुनकर गाओ कहता है कि उसे वापस भेजना। आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी सी शर्म की बात होगी? वो स्पाइसी है और हैंडल करने में थोड़ा सा मुश्किल है। अगर वो अच्छे से ट्रेन कर दी जाती है तो वो जरूर ओबीडियंट बन जाएगी। ये सुनकर किंसु कहता है मेरे पास फालतू के कामों के लिए टाइम नहीं है। ये देखकर वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इसमें आपका हेल्प कर सकता हूँ। जब तक आप चाहेंगे कोई भी फीमेल आपके प्रति पूरी तरह से सबमिसिव बन जाएगी। मेरे पास इसको लेकर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये सुनकर वो कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम ही पहले चले जाओ। इसलिए वो जाने लगता है और जैसे वो जाकर दरवाजा खोलता है उसके ऊपर काफी ज्यादा ठंडा पानी गिर जाता है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी अचानक वो फीमेल डीमन आकर उससे कहती है कि तुम मेरे लिए नाचो, क्योंकि पुराने एमसी उसे सेक्सी डांस करने के लिए बोला था, इसलिए वो भी उसे नाचने के लिए कहती है। ये बोलकर वो एक टेबल फेंक कर उसे मारती है और उसके बाद वो उसका काफी अच्छे तरह से साबुन सरफ लगाकर धुलाई कर देती है। उसका ये हालत देखकर किंसु जल्दी से जाकर छिप जाता है। वहीं पर इतने में भी उस फीमेल डीमन का पेट नहीं भरा होता है और वो एक बहुत ही बड़ा लकड़ी का हथौड़ा लेकर आती है और उससे उसे बहुत ही मारते हुए कहती है मुझे जल्दी से वापस भेज दो। और मारने के बाद कहती है चलो अब जल्दी से मुझे वापस भेजो। लेकिन तभी किंसु बाहर निकलते हुए कहता है अब बस बहुत हुआ। उससे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और हैरान भी हो गई होती है कि अगर वो वहां पर है तो मैंने किसको मार दिया है। किंसु उससे कहता है कि तुमने मेरे बदले किसी और को धो डाला है। इसका नाम वाई जोजो है और ये अभी तक का सबसे एरोगेंट डीमन है जिसे वो लोग भेजे हैं। और किंसु बिना कोई कल्टीवेशन के था, इसलिए वो उसे काफी ज्यादा बुली करती थी। इसके बाद माहौल का थोड़ा सा शांत होने के बाद वो तीनों के तीनों टेबल पर चाय पीने के लिए बैठे होते हैं और किंसु उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी उसे ट्रेन करना चाहते हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हड़बड़ा कर मना करने लगता है कि कभी नहीं, जैसा आपने कहा ये सच में काफी ज्यादा स्पाइसी है। तभी किंसु बाई से कहता है कि तुम्हें अब तुम्हारा आजादी मिल गया है, अब तुम जो चाहे वो कर सकती हो, अब तुम यहाँ से जा भी सकती हो। ये सुनकर वो थोड़ी सी शक भरी नजरों से पूछती है कि क्या अब तुम्हें मेरी बॉडी की जरूरत नहीं है। वो थोड़ा सा स्टाइल मारते हुए कहता है कि अब मैं उस तरह का बंदा नहीं रहा, इसलिए जल्दी से तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा किसी से पकड़े मत जाना। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होकर उससे कहती है कि मुझे जल्दी से वापस भेज दो। किंसु उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा घर कहाँ पर है। ये सुनकर वो थोड़ी सी सोचने लगती है और कुछ देर के बाद सोचने के बाद कहती है मुझे नहीं पता है। किंसु कहता है अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें वापस भेजूंगा कैसे। तभी वो उसका गला दबाते हुए कहने लगते कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, तुम लोगों ने मुझे पकड़ा है इसलिए तुम लोग मुझे भेजोगे। किंसु किसी तरह से अपना गला छुड़ाता है और उससे कहता है कि अभी तुम कुछ दिनों तक यहीं पर रहो और जब तुम्हारा घर मिल जाएगा तो हम लोग तुम्हें वापस भेज देंगे। इसके बाद सीन चेंज होती है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर किंसु जंप करते हुए क्लाउड पीक पर चढ़कर साइन इन करता है। इसलिए सिस्टम उसे कांग्रेचुलेशन करता है और रिवॉर्ड के तौर पर उसका कल्टीवेशन बेस 1 से बढ़ जाता है और वो 5th लेवल में पहुंच जाता है। इसी तरह करते करते वो 5 दिन तक बिना रुके साइन इन करता है, जिससे वो बॉडी रिलम के 8th लेवल में पहुंच जाता है और 5 दिन तक लगातार साइन इन करने के कारण सिस्टम उसे एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देता है और वो एक तेंगो डिवोरिंग द मून नाम का टेक्निक होता है। सीन चेंज होती है और अगले सीन में 7th सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं, जहां पर 11th सन ऑफ गॉड का वफादार नौकर झांग क्वान जाता है, लेकिन वो 11th को पीठ पीछे धोखा दे रहा होता है और वो 7th के पास जाकर पूछता है कि क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे। 7th कहता है कि तुम 11th के साथ काफी
सालों से हो, लगता है कि अब टाइम आ ही गया है। ये सुनकर क्वान पूछता है इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि अब मैं 11th के अगेंस्ट एक्शन ले सकता हूँ? 7th कहता है कि तुम अभी सिर्फ बॉडी रिलम के 7th स्टेज में हो, इसलिए तुम अभी उसके बिल्कुल भी मैच नहीं हो। तुम जाकर 18th सन ऑफ गॉड को पीट कर रख दो। और उसे अपना प्लान बताता है कि कुछ दिन पहले 18th याओची के फेरी के सामने 11th का बहुत ही बुरी तरह से उसका मजाक बनाकर रख दिया था, इसलिए अगर तुम सीक्रेटली 18th का हड्डी पसली तोड़ देते हो तो सभी लोग यही सोचेंगे कि ये काम 11th का ही है, और जब टाइम आएगा तब किंसू के फादर 11th को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर क्वान 7th का काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है कि आप तो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, इससे तो आप एक तीर से दो पक्षी का शिकार कर लेंगे। तभी 7th उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक ऐसा पिल देता है जिसे खाने से उसका कल्टीवेशन बेस 2 लेयर से बढ़ जाएगा। ये देखकर क्वान काफी ज्यादा खुश होकर उससे कहता है कि ये तो बाहर में जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन आपके पास ये था, आप तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बुद्धिमान है। ये बोलकर वो वहां से 18th का हड्डी पसली तोड़ने चला जाता है, लेकिन तभी वहां पर 7th का चमचा आते हुए कहता है कि आपने प्लान तो अच्छा बनाया है, लेकिन वो एक सिंपल माइंडेड पर्सन है। हालांकि आपने 11th को फंसाने का अच्छा सा प्लान बना लिया है, लेकिन जब वो बंदा पकड़ा जाएगा और उस पर प्रेशर डाला जाएगा तब मुझे डर है कि वो कहीं डर के मारे आपका नाम ना उगल दे। 7th कहता है कि क्वान एक सन ऑफ गॉड को हर्ट करना चाहता है, वो भी फेदर्ड गेट के अंदर, और ये काम करना वो भी बिना नोटिस किए जाना बिल्कुल भी नामुमकिन है, इसलिए मैंने उसे वो पिल दिया है। वो पिल नहीं बल्कि जहर है। इसके बाद सीन चेंज होती है और अगले सीन में किंसू को दिखाते हैं जो एक जगह पर खड़ा होकर सोच रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिर ये अगला साइन इन करने का जगह यानी कि दोंग्यो ग्रैंड सेरेमनी कहाँ पर होने वाला है। मैंने कई सारे लोगों से पूछा लेकिन किसी को भी नहीं पता है, कहीं इसका मतलब सिस्टम से किसी तरह का कोई गलती तो नहीं हो गया है ना। यही सोचते सोचते वो वहां से जा ही रहा होता है कि तभी क्वान अपने चेहरा को अच्छी तरह से ढककर एक चाकू और तलवार लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे रुकने के लिए कहता है। ये देखकर किंसू कहता है कि फेदर्ड गेट के अंदर लूटने की कोशिश ये तो काफी ज्यादा रेयर सीन है। वहीं पर वो बंदा किंसू से कहता है कि चुपचाप वैसे ही खड़े रहो और मुझे तुम्हारा हाथ पैर तोड़ने दो, नहीं तो तुम्हें जान से मारने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये सुनकर किंसू कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि इतना जल्दी मान गया, खैर एक गधा तो गधा ही रहेगा। ये बोलकर वो उसे मारने जाता है, लेकिन किंसू ही उसे जोर से एक लात मार देता है। वो बंदा किसी तरह से उठते हुए कहता है कि मुझे ट्रिक करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। किंसू कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे लगा नहीं था कि तुम एक सन ऑफ गॉड से फाइट करोगे और उसे मारने की कोशिश भी करोगे, वो भी फेदर्ड गेट के अंदर, और वो भी इतना ज्यादा कमजोर होने के बावजूद भी। कोई बात नहीं, मैं फिर से तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस बार जरूर नहीं हिलूंगा। वो बंदा काफी ज्यादा भड़क गया होता है और वो उस पर हमला करने आते हुए कहता है कि अब मैं अपना 70% पावर को यूज करने वाला हूँ, अब तुम अपना पूरा पावर दिखा दो। तभी किंसू उस पर अपने थंडर पाल्म का यूज करके उस पर अपना बिजली से हमला कर देता है, जिससे उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो कांपते हुए कह रहा होता है कि मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि सन ऑफ गॉड अपने बातों से मुकर जाएंगे। किंसू उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए कह रहा होता है कि मुझे भी इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम इतना बड़ा गधा होगे। तभी वो बंदा किंसू से दूर होकर अपने मन में कहता है कि लगता है कि उसका कल्टीवेशन बॉडी रिलम के 7th स्टेज में पहुंच गया है, लगता है कि अब मुझे इसका यूज करना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो इस पिल को खा लेता है और उसके तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि। यही वो बोल ही रहा होता है कि तभी अचानक उसका मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर किंसू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब ये भी हुआ क्या, कहीं इसने शर्म के मारे सुसाइड तो नहीं कर लिया ना। देखकर तो ये बंदा 11th का नौकर लग रहा है, लेकिन 11th इतना बड़ा बेवकूफ तो हो नहीं सकता है कि वो किसी को फेदर्ड गेट के अंदर ही पब्लिकली मुझे असैसिनेट करने के लिए भेज देगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई और इसके पीछे है। सीन चेंज होती है और 7th के चमचे को दिखाते हैं जो जाकर उसे सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर 7th कहता है कि मुझे लगा था कि 18th को बहुत ही ज्यादा घायल करने के बाद वो उस पिल को लेकर जहर के कारण बिना कोई सबूत छोड़े मारा जाएगा, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो एडवांस में उस पिल को लेकर मारा जाएगा और मेरा पूरा का पूरा प्लान को चौपट कर देगा। उसका चमचा कहता है कि आप मुझे एक चांस दीजिए। अब जबकि 18th का फादर फेदर्ड गेट के अंदर में नहीं है तो उसे पीट कर उसका सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट लेना काफी ज्यादा आसान होगा। सभी 18 के 18 सन ऑफ गॉड के सर्टिफिकेट को जमा करने के बाद ही कोई सन ऑफ गॉड के पास सन ऑफ एम्परर का पोजीशन में प्रमोट होने का चांस रहता है। 7th कहता है कि अब जबकि ये प्लान फेल हो गया है तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। फेदर्ड गेट में 18 सन ऑफ गॉड है, जितना जल्दी हम स्ट्राइक करेंगे दूसरों को उससे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। जितना मुझे पता है कि मून विल डिवाइन डायनेस्टी का 7th प्रिंस किंसू से अपना हिसाब बराबर करने आएगा, तब तक इंतजार कर लेते हैं। इसके बाद सीन चेंज होती है और गांव को दिखा
दिखाते हैं जहाँ पर वो भागते भागते किंसू के पास जाता है और जाकर बताता है कि सेवेंथ प्रिंस अपने कई सारे लोगों के साथ उस स्पाइसी फीमेल डीमन को वापस लेकर जाने आया है। ये सुनकर किंसू कहता है कि तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि ये कोई बहुत ही बड़ी बात है। अगर वो उसे लेकर वापस चला जाता है तो मैं उसके पूरे एंसेस्टर को थैंक यू बोलूंगा। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो रुककर उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें दोंग्यू ग्रैंड सेरेमनी के बारे में पता करने के लिए कहा था, उसके बारे में कुछ पता चला है क्या तुम्हें? वो कहता नहीं, अपकमिंग सन ऑफ गॉड का सेरेमनी के अलावा एक और फेंग चान नाम का सेरेमनी होने वाला है जो कि याओची को झोंगयांग सूत्रा के वापस मिलने पर हो रहा है। ग्रैंड लेवल का तो कोई भी सेरेमनी नहीं होने वाला है। तभी किंसू पूछता है और ये फेंग चान सेरेमनी कहाँ पर हेल्ड होगा? वो बताता है कि शायद वो दोंग्यू माउंटेन पर हेल्ड होगा। ये सुनकर उसका दिमाग चमकता है और वो समझ जाता है कि शायद उसी सेरेमनी के बाद सिस्टम कर रहा था, इसलिए किंसू वहां से जाने लगता है। ये देखकर वो उससे पूछता है कि आखिर आप जा कहाँ रहे हैं, लेकिन वहीं पर किंसू उसकी बातों को इग्नोर करते हुए जाता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि जाकर जल्दी से कंफर्म करता हूँ कि ये फेंग चान ग्रैंड दोंग्यू सेरेमनी है या फिर नहीं है। और यहीं पर एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी कोई एक बंदा को मारकर वहां से उड़ाकर फेंक देती है। ये देखकर किंसू और गाओ कहता है कि ऐसा लगे जैसे कि यहाँ से कुछ उड़कर गया हो, लेकिन तभी वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि वहां पर सेवेंथ प्रिंस के सभी लोग बेहोश होते हैं और बाई सेवेंथ प्रिंस को भी पीट कर रख दी होती है और वो कह रहा होता है कि मुझे पीटने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? ये सुनकर वो उसे एक लात और मार देती है। ये देखकर किंसू उससे पूछता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब ये इतना ज्यादा वायलेंट है कि इसका कोई ओपोनेंट है ही नहीं, तो आखिर ये पकड़ कैसे ली गई? गाओ कहता है कि मैं भी कब से यही क्वेश्चन पूछना चाहता था। तभी किंसू जाकर सेवेंथ प्रिंस को उठाते हुए पूछता है कि क्या आप ठीक तो है ना? वो उसे थैंक्स बोलकर फिर से अपना स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है कि मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि मैं मून डायनेस्टी का डिग्निफाइड सेवेंथ प्रिंस इसके जैसा एक छोटी सी डीमन से डील नहीं कर पा रहा है। तभी किंसू उससे कहता है कि आप थोड़ा सा बैठकर आराम क्यों नहीं कर लेते हैं? वैसे भी ये लिटिल डीमन काफी ज्यादा झगड़ालू है, आपके जैसा ऑर्डिनरी पर्सन इसे बिल्कुल भी संभाल नहीं सकता है। आप एक डिग्निफाइड प्रिंस से आपको इससे कम्पीट करने की जरूरत है ही नहीं। ये सुनकर वो कहते हैं कि तुम्हारी बातें सेंस तो बना रही है, वैसे भी आज मैं यहाँ पर उस गधे 18th सन ऑफ गॉड से डील करने आया हूँ, उसे मेरे सामने आने भी मत देना, नहीं तो मैं उसका टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना बोलकर वो उससे पूछता है कि हाँ भाई, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? किंसू उससे कहता है कि सच बोलो तो मैं ही वो गधा हूँ जिसके बारे में अभी अभी आपने कहा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और जल्दी से उससे दूर होकर कहता है कि तुम जानबूझकर मुझे अप्रोच किए थे ना ताकि तुम मुझ पर स्नेक अटैक कर सको, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा प्लान के बारे में पहले ही पता चल गया, आखिर मैं हूँ ही इतना ज्यादा इंटेलिजेंट। ये बोलकर वो काफी ज्यादा खुश हो ही रहा होता है कि तभी फिर से बाई उसे अपने हथौड़े से मारकर बेहोश कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हारे आईक्यू को देखकर मुझे नहीं लगता कि स्नेक अटैक की भी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद वो लोग चाय पीने के लिए उसी टेबल पर बैठ गए होते हैं और वो लोग सेवेंथ प्रिंस को भी वहां पर बैठा दिए होते हैं और कुछ देर के बाद धीरे धीरे सेवेंथ प्रिंस होश में आने लगा होता है। उससे जागता देखकर किंसू उससे कहता है, अरे तुम होश में आ गए, लो एक कप चाय पी लो। किंसू को देखकर वो चिल्लाने लगता है कि अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे फाइट करो। किंसू उससे कहते हैं कि वायलेंस किसी भी चीज का समाधान नहीं होता है, क्यों ना हम लोग बैठकर बातें करते हैं। सेवेंथ प्रिंस उसका हाथ हटाते हुए कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और उसका कॉलर पकड़कर बहुत ही गुस्से में उससे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूँ। तभी वहां पर बाई फिर से अपने हैमर के साथ आ जाती है। ये देखकर तो सेवेंथ प्रिंस के फट जाती है और वो उसके कॉलर को छोड़कर कहता है कि हम इसके बारे में बात करके खत्म कर सकते हैं, वैसे भी मुझे भी थोड़ा सा प्यास लगा ही है। इसके बाद वो उनके साथ बैठकर चाय पीने लगता है और उससे बहुत ही गुस्से में कह रहा होता है कि अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पिछली बार तुम्हारे उस चीज के कारण 3 प्रिंस और 2 प्रिंसेस इंजर्ड हो गई थी और मैं ही सबसे ज्यादा कम इंजर्ड हुआ हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कंपेंसेशन के लिए आया हूँ। किंसू कहता है कि उन सभी चीजों के बारे में बाद में बातें करेंगे, पहले तुम ये बताओ कि दोंग्यू ग्रैंड सेरेमनी के बारे में तुम कुछ जानते हो? वो कहता है ऑफकोर्स मुझे पता है, फैंगसन सेरेमनी का नाम चेंज करके दोंग्यू ग्रैंड सेरेमनी कर दिया जाएगा और उसका स्केल भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। ये सभी चेंजेस अभी कुछ देर पहले ही हुआ है और मैंने भी ये एक्सीडेंटली अपने फादर को किसी के साथ बातें करते हुए सुन लिया था। ये सब सुनकर किंसू उठते हुए कहता है कि इसका मतलब मैं बिल्कुल सही था। ये बोलकर वो जल्दी से वहां से भागकर कहीं जाने लगता है। ये देखकर सेवेंथ प्रिंस पूछता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? जल्दी से वहीं पर रुक जाओ, तुमने अभी कहा था कि हमारे मैटर को डील करने के लिए तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, तुम मुझे कैसे कंपनसेट करने वाले हो? ये सुनकर किंसू कहता है ओ मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। ये बोलकर वो उस पर अपने ठंडर से हमला कर देता है जिससे उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और किंसू उससे कहता है कि तुम्हारे जैसा एक छोटा सा प्रिंस मेरे सामने डिसरिस्पेक्ट होने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं अब और सहूंगा? ये देखकर वो कहता है कि तुम तो एक गधे हो, क्या तुम एक सन ऑफ गॉड कहलाने के वर्दी भी हो? वहीं पर किंसू काफी ज्यादा भड़क चुका होता है और वो फिर से उस पर हमला कर देता है। ये देखकर वहाँ पर आसपास के लोग कह रहे होते हैं कि आज इतना ज्यादा थंडरिंग क्यों हो रहा है। वहीं पर किंसू उसे मारते हुए कहता है कि हमारे सेट का ट्रेजर को मुझे धोखा
धोखा देकर बेचवाने के लिए, यही तुम्हारा पहला गलती है और मेरा डिसरिस्पेक्ट करना तुम्हारा दूसरी गलती है। इसी तरह वह सभी चीजें याद कर करके उसे बहुत ही मारते रहता है। ये देखकर वो अपना जान बख्शने के लिए भीख मांगने लगता है, लेकिन वो फिर भी उसे मारते ही रहता है। तभी गाओ उसके पास जाकर कहता है कि मून डायनेस्टी काफी ज्यादा इम्पोजिंग है, इसलिए उसे मत मारिए। किंसु कहता है कि इसे बांध कर कमरे में बंद करके रख दो और वो करने के बाद मून डायनेस्टी को ये मैसेज भेजवा देना कि अगर वो लोग इसे बचाना चाहते हैं तो अपने साथ पैसा लेकर जरूर आए। मैं चाहता हूँ कि इसने पास्ट में मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं उसका 10 गुना ज्यादा वसूल करूंगा। इसके बाद अगले सीन में 7th सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं, जो कि अपने चमचे से 18th का हालचाल पूछता है। वो बताता है कि वहाँ पर कुछ अविश्वसनीय चीज हो गया है। 7th हैरानी से पूछता है ऐसा भी क्या हो गया है, कहीं 7th प्रिंस ने 18th को परेशान नहीं किया है या फिर उसने 18th को कुछ ज्यादा ही मार पीट दिया है। वो बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि इसका उल्टा ही हो गया है। 18th ने 7th प्रिंस को मार पीट कर उसे होस्टेज बना लिया है। ये सुनकर 7th सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर वो उसे आगे बता रहा होता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने एक मैसेज भी भेजा है कि अगर वो लोग 7th प्रिंस को छुड़ाना चाहते हैं तो वो लोग पास्ट में उसके साथ जो कुछ भी किए हैं उसका 10 गुना पैसा लेकर आ जाएं, नहीं तो वो 7th प्रिंस को नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर 7th काफी हैरानी से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि 18th इन कुछ दिनों में काफी ज्यादा बदल गया है? ना सिर्फ उसने 11th का इंसल्ट किया है, बल्कि उसने 7th प्रिंस को भी किडनैप कर लिया है। वो तो काफी ज्यादा बदल गया है। पहले तो मुझे लगा था कि 18th का सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट लेना सबसे आसान होगा, लेकिन अब वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। वहीं पर उसका चमचा कह रहा होता है तो क्या अब हम लोग क्या कोई मूव लेने वाले हैं? शायद हम लोग 18th और मून डायनेस्टी के बीच का प्रॉब्लम से अपना फायदा निकाल सकते हैं। 7th कहता है अभी नहीं, अभी सिर्फ देखो कि आखिर होता क्या है। एक्चुअली मैं ये देखने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आखिर 18th अब अपना कौन सा कार्ड चलता है। इसके बाद 18th को दिखाते हैं, जहाँ पर गाओ उसे 7 फ्लोटिंग आइलैंड की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि वही 7 फ्लोटिंग आइलैंड है जो कि युवा मिन सेट का कोर फाउंडेशन है। यहाँ तक कि सन्स ऑफ गॉड भी क्वालिफाई नहीं है वहाँ पर पैर रखने के लिए। वही 7 फ्लोटिंग आइलैंड हमारे सेट का फाउंडेशन है और हमारे 7 पैट्रियार्च भी उनके क्रिएशन में भाग लिए थे। अगर आप उनमें से किसी एक पर जाना चाहते हैं तो वो कम्प्लीटली इम्पॉसिबल नहीं है, आपको बस किसी एक पैट्रियार्च का अप्रेंटिस बनना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे पता है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सन ऑफ गॉड है 3 पैट्रियार्च का अप्रेंटिस बना हुआ है। यह सुनकर किंसु पूछता है अगर ऐसी बात है तो मुझे पहले इन सब के बारे में क्यों नहीं पता था? वो बताता है क्योंकि आप पहले इन सब के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे, आप सिर्फ अपना एनर्जी उन्हीं फीमेल डीमन पर बर्बाद किया करते रहते थे। ये सुनकर वो कहता है क्या सच में ऐसा ही था? तभी वो पूछता है अगर फीमेल डीमंस की बात करो तो बाई के अलावा मुझे और कोई डीमंस क्यों नहीं दिखाई दे रही है? गाओ कहता है क्योंकि ये सब इसी बाई के कारण हुआ है, सिर्फ एक ही होस्टेस तुम्हारे मेंशन में रह सकती है। यही बोलकर वो बहुत ही सारा पैसा का यूज करके सभी फीमेल डीमंस को उनका घर भेजवा दी है और खुद ही यहाँ पे रह गई है। तभी किंसु चिल्लाते हुए पूछता है कि आखिर इतना सारा पैसा आया कहाँ से? गाओ सोचते हुए कहता है कि आपने अपने पूरा फैमिली को प्रॉपर्टी बेच दिया है, इन पूरे सालों में आपका पूरा फाइनेंशियल हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, तो आखिर पैसा आया कहाँ से मुझे भी नहीं पता। तभी किंसु उससे पूछता है कि आखिर तुम इतना सारा पैसा लाई कहाँ से? वो बताती है कि मैं जू वेबा से उधार ली हूँ। ये सुनकर गाओ थोड़ा सा हैरानी से कहता है जू वेबा यानी कि 14th सन ऑफ गॉड। अब हम लोग गए 14th पिग स्किन के नाम से जाना जाता है। वो मेरा ही वाला बिजनेस करता है, लेकिन उसका ट्रेड करने का तरीका मुझसे काफी ज्यादा डार्क है। वो अपने सन ऑफ गॉड वाला आइडेंटिटी का यूज करके लोगों को बिल्कुल पिग की तरह स्लॉटर करता है और करने के बाद वो उनके स्किन को भी पील करके निकाल लेता है। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा घबरा गया होता है और वो उससे पूछता है कि तुम तो बस एक छोटी सी डीमन हो, तो उसने तुम्हें इतना सारा पैसा आसानी से दे कैसे दिया? उन सभी डीमंस को वापस भेजने का खर्चा तो काफी ज्यादा आया होगा ना? वो कहते हैं मैंने कब कहा कि मैं अपने नाम पर उधार ली हूँ, मैं तो तुम्हारे नाम पर उधार ली हूँ। ये सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो उसे मारने जाने लगता है, लेकिन गाओ उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर बहुत ही जोरों का आवाज होता है और वो लोग देखते हैं कि एक फ्लोटिंग आइलैंड पर से बहुत ही ज्यादा लाइट निकल रही होती है। ये देखकर काफी सारे लोग आपस में बातें करना शुरू कर दिए होते हैं कि ऐसा हुआ काफी ज्यादा टाइम हो गया है ना, और ये मून आइलैंड से आ रहा है, कहीं युवा ने ब्रेक थ्रू तो नहीं कर लिया है ना? दूसरा कहता है युवा नहीं बल्कि थर्ड सन ऑफ गॉड स्पिरिचुअल रीला में ब्रेक थ्रू करके पहुंच गया है और ये विजुअल फिनोमिना काफी ज्यादा अमेजिंग है। वो तो एक लूनर डिवाइन बॉडी बिल्कुल रिजर्व करते हैं। वहीं पर सिस्टम किंसु से कहता है कि एक प्रोविजनल चेकिंग टास्क आया है, मून आइलैंड पर जाकर चेक इन करो। ये देखकर वो सोचते हैं कि फ्लोटिंग आइलैंड पर चेक इन करना काफी ज्यादा हार्ड है, लेकिन अगर मैं सक्सेसफुली साइन इन कर लेता हूँ तो उसका रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा बड़ा होगा। वहीं पर मून आइलैंड का दरवाजा खुलता है और थर्ड सन ऑफ गॉड बाहर निकलते हैं। उसे आता देखकर सभी लोग थर्ड को रिस्पेक्ट पे करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर में आप ही युवा मिन सेट का लीडर बनेंगे। वहीं पर ये देखकर किंसु कहता है कि मुझे थर्ड का कल्टीवेशन के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन वो कुछ ज्यादा शो ऑफ करने वाला है। भाई कहते हैं कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पर इस तरह के बिहेवियर को हिटिंग द वॉल कहते हैं। ये सुनकर किंसु कहता है कि तुम्हारा काफी अच्छा कल्चर है। तभी एक पर्सन उनसे पूछता है कि थर्ड सन ऑफ गॉड को देखने के बाद तुम लोग नील डाउन क्यों नहीं किए थे? गाओ बताता है कि ये 18th सन ऑफ गॉड है, जब सन्स ऑफ गॉड एक दूसरे से मिलते हैं तो नील डाउन करने की जरूरत
नहीं पड़ती है। उसे देखकर ठट कहता है तो तुम ही 18th हो, काफी लंबे समय बाद मिल रहे हैं ना, वैसे भी तुम तो अभी भी बिल्कुल पहले के जैसा ही गुड फॉर नथिंग हो। ये सुनकर 18th उसके बातों को इग्नोर करते हुए कहता है जबकि हम लोग काफी लंबे समय बाद मिल ही गए हैं तो क्यों ना आप मुझे गेस्ट की तरह मून आइलैंड पर इन्वाइट करें। थर्ड कहता है तुम मेरा गेस्ट बन सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे अपना सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है ही नहीं एम्परर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। 18th कहता है अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो तुम इससे कभी भी आकर मुझसे ले सकते हो। और सोचता है कि मेरा सर्टिफिकेट कहाँ पे रखा हुआ है मुझे ही नहीं पता। ट्रांसमिग्रेट होने के बाद मैंने पूरे मेंशन में ढूंढा था लेकिन मुझे वो कहीं मिला ही नहीं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि थर्ड किंसू से कहता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना ऊपर आकर बातें करते हैं। ये बोलकर वो अपने फ्लोटिंग आइलैंड पर चला जाता है और किंसू को देखकर वहाँ पर मौजूद लोग बातें करने लगे होते हैं कि आखिर 18th वहाँ पर कैसे जाएगा। दूसरा कहता है बकवास करना बंद कर दो, 18th तो उड़ सकता नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है वो वहाँ पर जा ही नहीं पाएगा। कुछ और लोग बोल रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि इसने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया है लेकिन उसका भी क्या फायदा होगा, वो तो बॉडी टेम्परिंग स्टेज में फंसा हुआ है। लेकिन किंसू उन सभी लोगों के बातों को इग्नोर करके वहाँ पर बैठकर एक बहुत ही बड़ा छलांग लगा देता है। ये देखकर वो लोग कह रहे होते हैं कि वो जंप कर गया लेकिन बॉडी टेम्परिंग में होने के कारण उसका बॉडी में उतना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं होगा कि वो वहां तक जा सके। तभी किंसू गाओ को अपने हेल्प करने के लिए बुलाता है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास चला जाता है और किंसू उसके बॉडी पर अपना पैर रखकर दोबारा से छलांग लगा देता है। ऐसे करते करते वो 2-3 बार करने के बाद वहां पर लगभग पहुंच ही जाता है। ये देखकर वो लोग देखते ही रह जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो चीटिंग है, बिना दांतियान के तुम लगातार इतनी दूर छलांग लगा ही नहीं सकते हो। दूसरा काफी ज्यादा हैरानी से कहता है कहीं इसका मतलब उसने ब्रेक थ्रू तो नहीं कर लिया है ना, ये तो और भी ज्यादा इम्पॉसिबल है, कहीं इसका मतलब उसने ऑलरेडी ब्रेक थ्रू करके मार्शल रिलम में पहुंच तो नहीं किया है ना, अगर ऐसी बात है तो वो तो उड़ सकता है। वहीं पर किंसू वहां पर जाते हुए सोच रहा होता है कि इन्फिनाइट दांतियान से बिल्कुल यही उम्मीद थी, जब दूसरे लोग बॉडी टेम्परिंग में रहते हैं तो उनके दांतियान में कोई भी पावर नहीं होता है, लेकिन मेरे पास इन्फिनाइट स्पिरिचुअल पावर वाला दांतियान है, ये तो सिर्फ नेचुरल है कि मैं इतना ज्यादा हाई जंप कर सकता हूँ। यही सोचते सोचते वो मून आइलैंड पर जाकर लैंड कर जाता है। उसे देखकर थर्ड कहता है कि दूसरा का हेल्प लेना सिर्फ तुम्हें इजी रास्ता को चुन सकते हो। वहीं पर सिस्टम उसे वहां पर साइन इन करने के लिए कांग्रेचुलेशन कहता है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक सोलर डिवाइन बॉडी देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि मिशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट था लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा बड़ा है। सोलर डिवाइन बॉडी तो लेजेंडरी डिवाइन बॉडीज में से एक है। ये सोचकर वो कहता है नो वंडर कि युवा सेट के सभी अप्रेंटिस फ्लोटिंग आइलैंड पर आकर कल्टीवेट करने का सपना देखते हैं। डिवाइन बॉडी का पावर तो यहाँ पर काफी ज्यादा है, यहाँ पर बाकी जगहों की तुलना में 10 गुना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है। तभी थर्ड उसे ताना मारते हुए कहता है कि ये सब सपना देखने का फायदा भी क्या होगा, अगर तुम फ्लोटिंग आइलैंड में कल्टीवेट करना चाहते हो तो तुम्हें किसी पैट्रियट के फेवर को रिसीव करना पड़ेगा और उनका अप्रेंटिस बनना पड़ेगा। तभी वहां पर मौजूद थर्ड का चमचा हाँ में हाँ जवाब देते हुए कहता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सन ऑफ गॉड ही इन फ्लोटिंग आइलैंड पर कल्टीवेट करने के लिए क्वालिफाई है और तुम्हारे जैसा जिसके पास तो एक मोर्टल बॉडी और मोर्टल लाइफ है यहाँ पर आने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकते हो। अगर थर्ड नहीं चाहते तो तुम कभी भी यहाँ पर पैर भी नहीं रख पाते। तुम्हें पता है कि तुम कितना ज्यादा लकी हो। ये सुनकर किंसू थर्ड से कहता है कि तुम्हारा कुत्ता मुझ पर कुछ ज्यादा भौंक रहा है, अगर वो खुद को वेल बिहेव नहीं करता है तो कहीं मैं गलती से उसका हाथ पैर ही ना तोड़ के रख दूं। तभी थर्ड कहता है अपनी फालतू की बातें यहीं पर खत्म करते हैं, जल्दी से जल्दी अपना सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट मुझे लाकर दे दो। किंसू कहता है मेरे पास है ही नहीं। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो क्या। किंसू कहता है कि मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता है कि आखिर वो कहाँ पर है। अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो तुम जाकर उसे ढूंढ सकते हो और अगर वो तुम्हें मिल जाता है तो वो तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनकर थर्ड का चमचा चिल्लाते हुए कहता है कि थर्ड सन ऑफ गॉड को धोखा देने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, अब मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो जाकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन किंसू उसे काफी आसानी से डॉज करके उसे ही एक मुक्का उसके फेस पर मारते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा नौजी हो रहे थे। ये देखकर थर्ड काफी ज्यादा चौंक गया होता है और वो सोचता है कि थर्ड सन ऑफ गॉड मुझे फुल मून का स्किल दिए हैं, आज मैं उसे तुम पर ही यूज करूंगा। ये बोलकर वो अपना फुल मून का स्किल का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी किंसू अपने एक स्किल जो कि उसे सिस्टम दिया होता है उसका यूज करके वो एक फायर से बना हुआ डॉग को समन करता है जो कि उसके मून को खा जाता है। ये देखकर वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। वहीं पर किंसू कहता है कि तुमने मुझे बहुत ही ऑफेंड कर दिया है, इसलिए तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने डॉग को उस पर अटैक करने के लिए भेज देता है। ये देखकर थर्ड काफी ज्यादा भड़कते हुए चिल्लाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, लेकिन वो फिर भी अपने डॉग को नहीं रोकता है जो कि जाकर उसके पैर में काट लेता है और वो चिल्लाने लगा होता है। वहीं पर किंसू उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम्हारा डॉग वेल बिहेव नहीं करता है तो कहीं गलती से मेरे हाथ से उसका पैर न टूट जाए। इतना बोलकर वो सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि डॉग इट्स द मून स्किल जो मुझे सिस्टम दिया था इतना ज्यादा पावरफुल होगा। वहीं पर थर्ड चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, इसने सच में मेरे मून स्किल को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया है। किंसू उससे कहता है कि तुमने अपने डॉग को अच्छे से ट्रेन नहीं किया था तो मैंने कर दिया। ये सुनकर वो
और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना लूनर बॉडी का रिलीज करते हुए उससे कहता है कि जल्दी से अपने घुटने पर आकर मुझसे माफी मांगो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। किंसु कहता है क्या होगा अगर मैं नहीं करता हूँ तो? थर्ड कहता है तुम ट्राई कर सकते हो। ये बोलकर वो अपना डिवाइन बॉडी का यूज करने लगता है जिससे पूरा का पूरा आसमान डार्क हो जाता है। ये देखकर वहां पर मौजूद लोग कहने लगे होते हैं कि अचानक ये आसमान डार्क क्यों हो गया है। दूसरा कहता है कि शायद थर्ड सन ऑफ गॉड अपना लूनर डिवाइन बॉडी को सॉल्व कर रहा होगा। तीसरा कहता है कि हेवन और अर्थ को भी बदल सकता है। ये बॉडी तो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। 18th सन ऑफ गॉड ने सच में उसका काफी ज्यादा दिमाग खराब कर दिया है, अब तो वो नहीं बचेगा। ये देखकर गांव भी घबराते हुए कह रहा होता है कि उसका लूनर बॉडी में हेवन और अर्थ को ऑपरेट करने का पावर है, मुझे डर है कि 18th सन ऑफ गॉड इस पर तो गया। वहीं पर थर्ड उस पर चिल्लाकर बोल रहा होता है कि जल्दी से जल्दी तुम नील डाउन करो। ये बोलकर वो उस पर अपना ग्रेविटी वाला पावर का यूज करके उससे जबरदस्ती नील डाउन करवाने की कोशिश कर रहा होता है। किंसु खुद को काफी ज्यादा कंट्रोल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे सामने नील डाउन करूंगा, तुम उसके बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो। ये बोलकर वो अपना सोलर डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर थर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर किंसु को बॉडी में से एक छोटा सा सन निकलकर पूरा का पूरा उजाला कर देता है। ये देखकर नीचे मौजूद सभी लोग अपना आंखें बंद करते हुए कहने लगे होते हैं कि अब ये क्या हो रहा है, मेरी आंखें तो अंधी होने लगी है, अरे ये तो लेजेंडरी सोलर डिवाइन बॉडी है। वहीं पर गांव भी अपना आंखें पूरी तरह से छुपाते हुए कह रहा होता है कि 18th ने तो पूरा का पूरा तख्ता ही पलट कर रख दिया। जहां तक मुझे पता है कि ये सोलर डिवाइन बॉडी लूनर डिवाइन बॉडी को पूरी तरह से सप्रेस कर सकता है। ये बोलकर वो जोर जोर से चिल्लाकर किंसु का और भी ज्यादा हौसला बढ़ाने लगता है। वहीं पर फ्लोटिंग आइलैंड को दिखाते हैं जहां पर थर्ड नीचे आ जाता है और वो काफी ज्यादा भड़क चुका होता है और वो सोच रहा होता है डैम इट, इसका सोलर डिवाइन बॉडी ने मेरे लूनर डिवाइन बॉडी को पूरी तरह से सप्रेस करके रख दिया है। तभी किंसु उससे कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम ही मेरे सामने नील डाउन करने वाले हो। ये सुनकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि माना कि तुमने मेरे बॉडी को पूरी तरह से सप्रेस करके रख दिया है, लेकिन मेरा कल्टीवेशन लेवल तुमसे कहीं ज्यादा है। ये बोलकर वो उस पर अटैक करने जाता ही है, लेकिन तभी सन आइलैंड के पैट्रियट यांग मिंग आकर उसे रुकने के लिए बोलते हैं। ये बोलकर वो उस पर अटैक करके उसे अटैक करने से रोक देते हैं। उन्हें देखकर नीचे सभी लोग उन्हें रिस्पेक्ट देने लगते हैं और ये देखकर किंसु सोच रहा होता है कि ये सातों फ्लोटिंग आइलैंड में से सन आइलैंड का पैट्रियट है, इनका पावर कितना ज्यादा ओवर बियरिंग है। वहीं पर वो किंसु से कहते हैं कि तुमने सोलर डिवाइन बॉडी का अवेकन किया है, आज से तुम मेरे जगह को रिस्पेक्ट देकर मेरे सन आइलैंड पर कल्टीवेट कर सकते हो। ये सब सुनकर नीचे मौजूद लोग सभी ज्यादा काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और कह रहे होते हैं कि 18th सन ऑफ गॉड तो काफी ज्यादा लकी निकला कि वो सच में एक पैट्रियट को अप्रेंटिस का जैसा एक्सेप्ट कर लिया गया है, ऐसा तो पिछले 100 सालों में कभी हुआ ही नहीं। दूसरा कहता है हाँ, यहाँ तक कि सभी पैट्रियट में से यांग मिंग ही टॉप पर आते हैं, अब तो किंसु का पूरा लाइफ बदलने वाला है। तीसरा कहता है अब जलने का कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि उसने इतना क्रिटिकल टाइम में एंशिएंट टाइम का सोलर डिवाइन बॉडी जो अवेकन किया है। वहीं पर वो 18th सन ऑफ गॉड को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, इसलिए वो जाते हुए थर्ड से कहता है अब हम लोग बाद में बातें करेंगे। ये बोलकर वो चला जाता है। वहीं पर ये देखकर थर्ड काफी ज्यादा भड़क चुका होता है और वो बहुत ही गुस्से में कह रहा होता है कि किंसु के बच्चे, मैं इस बेइज्जती को याद रखूंगा, एक दिन मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। इसके बाद सन आइलैंड को दिखाते हैं जहाँ पर यांग उससे कहते हैं कि सोलर डिवाइन बॉडी और वो भी सन बॉडी के साथ युवा मैन ने हजारों सालों में नहीं देखा है और वो भी इतने कम कल्टीवेशन रिलम में, ये तो और भी ज्यादा रेयर है, इसके बारे में तो किसी ने सुना भी नहीं होगा। आज से तुम इस सन आइलैंड को कंट्रोल करोगे। ये सुनकर किंसु काफी ज्यादा चौंक जाता है और उनके द्वारा दिया हुआ सन आइलैंड का टोकन को लेते हुए कहता है कि आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है, और सोचता है कि जैसे मैं यहाँ पर आया मुझे पूरा का पूरा सन आइलैंड कंट्रोल करने के लिए दे दिए हैं, पैट्रियट मिंग मेरे प्रति काफी ज्यादा काइंड हो रहे हैं। वहीं पर वो कहते हैं कि तुम काफी सालों से कमजोर थे, लेकिन अब तुम्हारा भी वक्त आने लगा है, अब तुम्हें तुम्हारा पियरलेस डिवाइन बॉडी को छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तुम पावरफुल बनोगे तब जैसे कि शॉट आसमान की तरफ पॉइंट किया जाएगा वो पूरा का पूरा जनरेशन को खत्म कर देगा, इससे तुम्हारा फादर का रेपुटेशन भी अब ठीक होने लगेगा। ये सब सुनकर वो कहता है मैं समझ गया। इसके बाद 7th सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं जहाँ पर उसके चमचे के कारण उसे सब कुछ पता चल गया होता है। ये जानकर वो कहता है कि किंसु के पास उसका एक ट्रम्प कार्ड था, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जब वो अपने ट्रम्प कार्ड को चलेगा तो उससे 3rd सन ऑफ गॉड का पूरा हालत खराब हो जाएगा और हेवन और अर्थ पूरी तरह से हिल जाएगा। यहाँ तक कि पैट्रियट यांग मिंग से भी वो फेवर रिसीव कर पाया है। किंसु तो सच में काफी अच्छे तरह से अपना ट्रम्प कार्ड को छुपा कर रखा था। उसका चमचा कहता है कि चाहे कितना ही डीप वो क्यों ना उसे हाइड करके रखा हो, लेकिन अब वो उसे बिल्कुल भी छुपा कर नहीं रख सकता है। वैसे भी वो आपसे कंपेयर कैसे किया जा सकता है, असली ट्रम्प कार्ड तो आपके पास है। अब जबकि 18th ने अपना ट्रम्प कार्ड का यूज कर ही लिया है, तो क्या अब हम लोगों को मूव चलना स्टार्ट कर देना चाहिए? 7th कहते अभी नहीं, अभी सिर्फ देखते रहो। हालांकि वो अब किसी पैट्रियट का अप्रेंटिस बन गया है, लेकिन सभी पैट्रियट किसी भी सन ऑफ गॉड के झमेले में टांग नहीं अड़ाते हैं। अब उसके जैसा गधी के पास एक फ्लोटिंग आइलैंड है, सिर्फ यही फैक्ट काफी सारे लोगों को एकदम चौंका कर रख देगा। और अगला मैटर तो इससे भी और भी ज्यादा स्प्लेंडेड होने वाला है। और यहीं पर इस
एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि 11th एक बीस्ट से फाइट करके उसे खत्म कर देता है और काफी गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि वो गुड फॉर नथिंग किंसू के बच्चे ने सोलर बॉडी को अवेकन किया है और उससे तो एक फ्लोटिंग आइलैंड भी मिल गया है। ये सब तो बिल्कुल झूठ लग रहा है। उसकी सेविका उससे कहती है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि कुछ दिन पहले उसने आपके नौकर जैंग क्वान को भी मारा था। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है कहीं इसका मतलब वो मुझे किसी तरह का कोई चैलेंज तो नहीं कर रहा है ना। लेकिन कोई बात नहीं, उसका सोलर डिवाइन बॉडी एंशिएंट बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ग्रेट बॉडी है। अगर मैं उससे उसका डिवाइन बॉडी छीन लेता हूँ तो एम्परर के फाइट में मेरा जीतने का चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद मून डायनेस्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर मून डायनेस्टी के 9th प्रिंसेस को दिखाते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रही होती है। उसे देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं कि 9th प्रिंसेस का कल्टीवेशन और भी ज्यादा प्रोफाउंड होते जा रहा है। मून डायनेस्टी का फाइट कहलाने के लिए अब तो बिल्कुल वर्दी है। दूसरा कहता है कि अगर कुछ टाइम और दिया जाए तो वो एम्परर के पोजीशन के लिए फाइट में भी पार्टिसिपेट कर सकती है। तभी वो नीचे आ जाती है और जैसे वो नीचे आती है लोंगसियांग किंगडम का प्रिंस जिसका नाम लिन यू होता है वो 9th प्रिंसेस को जूलिंग पील देते हुए कहता है कि इसे मैं अपने किंगडम से लेकर आया हूँ, इसको खाने के बाद आपका विटैलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और वो बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। ये देखकर वो कहते हैं कि लोंगसियांग किंगडम सच में काफी ज्यादा प्रोस्पेरस है, इसलिए आप रैंडमली जूलिंग पील जैसा प्रीशियस पील मुझे दे रहे हैं। लिन कहते हैं कि हालांकि हमारे यहाँ नेचुरल मटेरियल का कोई भी शॉर्टेज नहीं है लेकिन मैं फिर भी रैंडमली किसी को कुछ भी नहीं देता हूँ। और हिचकिचाते हुए उससे कहता है कि आप मेरा इंटेंशन समझ तो रहे हैं ना। ये सुनकर वो कहती है आप जरूर मजाक कर रहे होंगे ना, मैं अभी युवा मिन सेक्टर जा रही हूँ, तब तक आप यहाँ पर मून डायनेस्टी में रह सकते हैं। ये बोलकर वो सोचती है कि मैं चालाक हूँ और मेरे आइस बॉडी के कारण मैं और भी ज्यादा स्पेशल हूँ। माना कि तुम किसी किंगडम के प्रिंस हो लेकिन तुम मेरे लिए वर्दी नहीं हो। मेरा दाव पार्टनर होने का कंडीशन है कि वो एक डिवाइन बॉडी को पोजेस करे। एग्जाम्पल के लिए 3rd सन ऑफ गॉड मून डिवाइन बॉडी को पोजेस करते हैं और कल्टीवेशन के लिए मून आइलैंड में भी एंटर कर चुके हैं। उसी तरह के पियरलेस प्राइड को तो मैं फॉलो करना चाहूंगी। वहीं पर प्रिंस लिन कहते हैं कि आप ह्यूमन सेक्टर जा रही है, मैंने सुना है कि 7th प्रिंस को वो गुड फॉर नथिंग 18th सन ऑफ गॉड ने किडनैप कर लिया है, क्या आप वहां पर उसी मैटर के लिए जा रही है? वो एटीट्यूड के साथ कहते हैं बिल्कुल हाँ, इन कई सालों में तुम सभी लोगों ने 18th को ट्रिक करके कई सारे गलत काम करवाए हो, लेकिन अब पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो मेरे भाई को पकड़ लिया है और उसके बदले 10 गुना ज्यादा मांग रहा है। लिन उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, आपको ये हैंडल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं किंसू को काफी अच्छी तरह से जानता हूँ, वो लालची, डरपोक और इनकम्पिटेंट है, मैं इसे आपके लिए सेटल कर सकता हूँ। वो कहती है इसके लिए आपको खुद को परेशानी में डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसका जैसा सन ऑफ गॉड मेरे सामने कुछ है भी नहीं। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है और जाते हुए सोच रही होती है कि इस बार मैं युवा सेक्टर सिर्फ अपने भाई को बचाने नहीं जा रही हूँ बल्कि सबसे जरूरी मैं एक आइस स्पिरिट मेडिसिन मांगने जा रही हूँ। ये एक डिवाइन मेडिसिन है जिसका क्वालिटी इमोर्टल एलिक्सर के बाद ही आता है। अगर मैं अपने आइस कल्केडोनी बॉडी को इवॉल्व करके सन किंग बॉडी में बदलना चाहती हूँ तो मुझे ये डिवाइन मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। पास्ट में 3rd सन ऑफ गॉड और मैं मिली थी और वो मेरे ब्यूटी पर लट्टू ही हो गया था, वो मेरे रिक्वेस्ट को बिल्कुल भी मना कर ही नहीं सकता है। इसके बाद सन आइलैंड को दिखाते हैं जहाँ पर किंसू बैठा होता है, बाई एक स्पिरिचुअल फ्रूट खा रही होती है और गाउ उसे बधाई दे रहा होता है सन आइलैंड पर कंट्रोल लेने के लिए और कहता है कि ये एक पियरलेस ट्रेजर हाउस है, आज तक किसी भी सन ऑफ गॉड ने ये नहीं किया है जो आपने करके दिखा दिया है। लगता है कि पैट्रियट यांग मिंग आपके ऊपर कुछ ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। ये सुनकर किंसू थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है क्या ट्रेजर हाउस? मैं ये जानता हूँ कि फ्लोटिंग आइलैंड कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, लेकिन ये ट्रेजर हाउस क्या है? वो बताता है कि सभी पैट्रियज में से यांग मिंग के पास ही नेचुरल मटेरियल और ट्रेजर को कलेक्ट करने का हॉबी है। उनमें से हर एक ट्रेजर हेवन और अर्थ का क्रिएशन है और सभी का सभी ट्रेजर काफी ज्यादा रेयर है, यहाँ तक कि उनके पास इमोर्टल एलिक्सर भी है। ये सुनकर किंसू काफी ज्यादा हैरान होकर पूछता है क्या वो भी है? ये बोलकर वो सोचते हैं कि जितना प्रकार का इमोर्टल एलिक्सर है वो सिर्फ एक ही है, मतलब एक प्रकार का एक ही इमोर्टल एलिक्सर है और उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसा कहा जाता है कि उसे लेने के बाद कोई भी अपना लाइफ दोबारा से जी सकता है। मुझे नहीं पता कि ये सच है या फिर गलत है। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 15 दिन तक लगातार क्लाउड पीक पर साइन इन करने के कारण सिस्टम उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक तरह का पिल्स देता है। उसे लेकर किंसू कहता है कि यह किसी को भी मार्शल रिलम में ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कर सकता है और मार्शल रिलम का स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन को भी बना सकता है। वैसे मैं भी मार्शल रिलम में ब्रेक थ्रू करना चाहता था, अच्छा हुआ कि मुझे ये पिल्स मिल गया और मुझे किसी और दिन का इंतजार करने की जरूरत है भी नहीं। ये बोलकर वो उसे खाकर वहीं पर ब्रेक थ्रू करने लगता है। वहीं पर दूसरी तरफ 9th प्रिंसेस को दिखाते हैं जो कि युवा सेक्टर पहुंच गई होती है और आकर कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि 18th सन ऑफ गॉड कहाँ पर है, मुझे सबसे पहले अपने भाई के अफेयर को डील करना पड़ेगा, उसके बाद 3rd के पास जाऊंगी एलिक्सर लेने के लिए। तभी वहां से गाँव गुनगुनाते हुए जा रहा होता है, उसका आवाज वो सुन लेती है। उससे अचानक वहां पर देखकर वो पूछते हैं कि 9th प्रिंसेस आप यहाँ पर क्या कर रही है? वो थोड़ी सी घमंड के साथ कहती है कि तुम ऐसा पूछ रहे हो जैसे कि तुम्हें पता ही ना हो, जल्दी से बताओ कि वो गधा 18th सन ऑफ गॉड कहाँ पर है। गाँव उससे कहता है कि अब जबकि हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं इसलिए मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि 18th सन ऑफ गॉड पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, अब वो बिल्कुल ही बदल चुका है, इसलिए उसके सामने अपने शब्दों को अच्छे से चुन चुन कर यूज करना। ये सुनकर वो इरिटेट होते हुए कहते
कहते हैं कि मैंने सिर्फ तुम्हें कुछ दिन तक नहीं देखा है और तुम यहाँ पर आकर इतना सारा बकवास करने लगे हो, जल्दी से मुझे 18th के पास लेकर चलो। गाओ कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे फॉलो कीजिए। ये बोलकर वो उसे 18th के पास लेकर जाने लगता है। वहीं पर किंसू को दिखाते हैं जो कि मार्शल रिले में ब्रेक थ्रू कर रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मार्शल रिले में पहुंचने का सबसे इंपॉर्टेंट साइन है बिना किसी चीज का यूज किए बिना उड़ना। इस रिले में बॉडी और भी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल कर सकता है और भी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जॉर्व कर सकता है, जिससे बॉडी से एक ऐसा तरह का ऑरा निकलता है जो कि बॉडी को हवा में उड़ा सकता है। और मार्शल रिलम का फाउंडेशन का क्वालिटी इस पर डिपेंड करता है कि तुम ब्रेक थ्रू करते वक्त कितना ज्यादा इनिशिएशन ऑरा को ऑब्जर्व करते हो, तभी वहां पर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर फ्लो होने लगती है जो कि काफी दूर से भी देखी जा सकती थी। उससे अचानक देखकर 9th प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है आखिर वो क्या हो रहा है वहां पर। गाओ देखकर बताता है कि शायद वहां पर कोई मार्शल रिलम में ब्रेक थ्रू कर रहा है और वो बिल्कुल वहीं से आ रहा है जहाँ पर 18 सन ऑफ गॉड गए थे। कहीं इसका मतलब वही तो नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन वो खुद को समझाते हुए कहता है नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, वो तो कुछ दिन पहले बॉडी टेम्परिंग की स्टेज 4 में थे, वो कैसे कर सकते हैं। वहीं पर ये देखकर 9th प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरानी से कह रही होती है क्या मार्शल रिले में ब्रेक थ्रू। यहाँ तक कि आसमान में भी काले बादल जमा हो गए हैं और उससे भी शॉकिंग बात यह है कि इनिशिएशन ऑरा बिल्कुल किसी ह्यूज पिलर जैसा लग रहा है। इतना बोलकर वो गाँव से कहते हैं कि मेरे जैसा जीनियस का वक्त भी मेरे बारे में काफी छोटा सा ऑरा का पिलर बना था जिसका थिकनेस एक हाथ के जितना भी नहीं था। मैंने कभी भी इस पर्सन के बारे में नहीं सुना है जो कि अभी मार्शल रिले में ब्रेक थ्रू कर रहा है। ये काफी ज्यादा अमेजिंग और गॉर्जियस है, यही बंदे को तो युवा सेक्ट का सबसे पहले जीनियस कहलाना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ पर उससे मिलने जाने लगती है और उससे कहते हैं कि मैं 18 से बाद में मिल लूंगी। ये बोलकर वो वहाँ पर जाकर देखने लगती है। तभी गाओ अपना आंखें पोंछते हुए देखकर कहता है कि ये तो सच में 18 सन ऑफ गॉड ही ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि उसका ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो गया होता है और वो उठकर अपना करंट स्ट्रेंथ को ट्राई करने लगता है, जिससे वो पत्थर को तोड़कर रख देता है। और वो सोचता है कि मार्शल रिले में ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरा बॉडी और भी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को अपने बॉडी में ऑब्जॉर्व कर सकता है। जो मूव मैंने अभी यूज किया है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, इसका मतलब मेरा बॉडी की स्पिरिचुअल पावर भी काफी जल्दी खत्म होगा। लेकिन मेरे पास इन्फाइनाइट दांतियान है, इसलिए मुझे इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं पर ये देखकर 9th प्रिंसेस काफी ज्यादा चौंक गई होती है और सोच रही होती है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल पावर था, ये तो बिल्कुल एंडलेस लग रहा है, आखिर उसको बॉडी में कितना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है। तभी किंसू उन्हें नोटिस कर लेता है और उसे देखकर गाओ से पूछता है कि ये कौन है। वो अपने स्टाइल में कहते हैं कि मैं साओ मिंग्यू हूँ, मून डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस। मैंने अभी अभी आपको मार्शल रिले में ब्रेक थ्रू करते हुए देखा और आपका फाउंडेशन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जैसे कि मैं अपने लाइफ में पहली बार देखी थी, इसलिए मैं यहाँ पर देखने चली आई। ये सुनकर किंसू उससे कहता है कि कहीं यहाँ पर तुम 7th प्रिंस को छुड़ाने तो नहीं आए हो ना। ये सुनकर वो थोड़ी सी गुस्सा होकर कहती है बिल्कुल सही, मुझे पता नहीं था कि आप इसके बारे में जानते होंगे, मैं यहाँ पर उस 18 सन ऑफ गॉड किंसू के बच्चे को सबक सिखाने आई हूँ। किंसू उससे पूछता है और वो तुम कैसे करोगे। वो थोड़ी सी गुस्से और अपने एटीट्यूड में कह रही होती है वो गधा तो एक मोटल बॉडी और मोटल लाइफ के साथ बहुत ही बड़ा मूर्ख है। नेचुरली वो एक ही थप्पड़ में रोने लगता है और अपने मम्मी को बुलाने लगता है, इसलिए वो कोई भी क्राइम कमिट करने के बारे में सोचता भी नहीं था। गाओ उससे कहने की कोशिश कर रहा होता है कि आप अपने शब्दों को सोच समझकर चुनिए। ये सुनकर वो उसी पर भड़क जाते हैं कि पता नहीं उस किंसू के बच्चे ने तुम्हें कौन सा दवा खिला दिया है कि तुम उससे इतना ज्यादा डर रहे हो। आखिर तुम इतना ज्यादा डर कैसे सकते हो, तुम अभी भी डिवाइन एम्पायर और एंशिएंट किंगडम के एक बिजनेसमैन हो। तभी किंसू उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें खुद पर इतना ज्यादा भरोसा कैसे है। माना कि तुम एक प्रिंसेस हो, लेकिन फिर भी किंसू एक सन ऑफ गॉड है, तुम उसके जैसा अच्छा बिल्कुल भी नहीं हो। ये सुनकर वो थोड़ी सी घमंड के साथ कहती है आप मजाक कर रहे हैं ना, मेरी नजरों में तो वो हमेशा के लिए गधा ही रहेगा। जहाँ तक मुझे पता है कि युवा सेक्ट का कोई भी लोग उसे सीरियसली लेते ही नहीं है, ये उसी का लकी दिन है कि मैं उसे सबक सिखाऊंगी। ये सुनकर किंसू चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। वो कहते हैं कि आप जरूर एक डिस्टिंग्विश, एलिगेंट और गिफ्टेड जेंटलमैन है, सिर्फ यहाँ पर खड़ा होने पर ही आप कंपेलिंग ऑरा रिलीज कर पा रहे हैं। मेरे हिसाब से आप भी कोई सन ऑफ गॉड ही होंगे। वैसे आखिर आपका नंबर क्या है। किंसू कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही गेस किया है, मैं एक सन ऑफ गॉड ही हूँ और मैं 18 सन ऑफ गॉड हूँ। ये सुनकर वो उसे रिस्पेक्ट पे करते हुए कहते हैं कि आपके जैसा हैंडसम पर्सन तो, लेकिन तभी अचानक वो नोटिस कर लेती है, उसे याद आ जाता है कि वो 18 से बोला है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाती है और हैरानी से कहती है क्या तुम 18 सन ऑफ गॉड किंसू हो। किंसू उसके करीब जाकर कहता है क्यों, तुम काफी ज्यादा चौंक गई हो क्या। ये देखकर वो जल्दी से उससे दूर भागती है और पूछती है आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। गाओ उससे कहता है हाँ यही 18 सन ऑफ गॉड किंसू है, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि तुम इस बार बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गई हो। किंसू उससे कहता है कि 9th प्रिंसेस आप कुछ देर पहले कुछ ज्यादा रूड हो रही थी, मेरे ही सामने मुझे बार बार लूजर बोल रही थी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं गार्बेज हूँ और मुझे गुस्सा नहीं आता है। ये बोलकर वो उस पर अपना ठंडर से हमला कर देता है। वो उसे टॉर्च करते हुए कहती है कि हम दोनों ही सेम एज के ही है, लेकिन मैं तुमसे पहले मार्शल रिले में पहुंची थी, इसलिए
तुम मेरे ओपोनेंट बिल्कुल हो ही नहीं। ये बोलकर वो अपना आइस बॉडी को एक्टिवेट कर देती है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि नाइन्थ प्रिंसेस अपने आइस बॉडी को एक्टिवेट करके किंसू के साथ फाइट करने के लिए कह रही होती है। ये देखकर किंसू भी अपना सन बॉडी को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अब तो इतना छोटा बॉडी भी मेरे लेजेंडरी बॉडी के सामने कम्पीट करने का साहस करने लगा है। वहीं पर किंसू के बॉडी के कारण इतना ज्यादा तापमान बढ़ने लगता है कि उससे उसका आइस बॉडी पिघलने लगती है। तभी किंसू उससे कहता है कि मेरी नजरों से हट जाओ। ये बोलकर वो उस पर अपने थंडर से हमला कर देता है, जिससे वो खून की उल्टी कर देती है और वहां से नीचे गिर जाती है। लेकिन जल्दी से खुद को संभालते हुए सोचती है कि 18th ने एक स्पेशल तरह के बॉडी को अवेकन किया है, जो कि स्पेशली मेरी बॉडी को ओवरकम होने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सोचकर वो खून की उल्टी करते करते वहां से भाग जाती है। वहीं पर जे देखकर गांव कहता है कि वो तो आपके प्रति इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल थी, लेकिन क्या आप उसे ऐसे जाने दे रहे हैं? किंसू कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, उसे भी जाने दो, वो बाद में हमारे पास आएगी। वहीं पर नाइन्थ प्रिंसेस भागते हुए सोच रही होती है कि लगता है कि अब तो मुझे थर्ड सन ऑफ गॉड से आइस पिल ही जाकर मांगना पड़ेगा। अगर मैं सक्सेसफुली वो वाला पिल यानी कि वो वाला फ्रूट खा लेती हूँ तो मेरा बॉडी सन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और जब टाइम आएगा तब 18th सन ऑफ गॉड बिल्कुल भी मेरा ओपोनेंट नहीं रहेगा और मैं काफी आराम से अपने भाई को रेस्क्यू भी कर पाऊंगी। यही सोचते सोचते वो मून आइलैंड पर चली जाती है और जाकर उस जगह का काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है और कहती है कि अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो थर्ड सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसे खुद युवा के एंसेस्टर सिखाएंगे और इस फ्लोटिंग आइलैंड पर कल्टीवेशन करने के लिए भी अलाउ है। और बहुत ही गुस्से में कहती है कि थर्ड की तुलना में तो वो किंसू का बच्चा कहीं का है ही नहीं। तभी वहाँ का गार्ड आते हुए कहता है कि बिना बताए यहाँ पर आने की आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई है। नाइन्थ प्रिंसेस अपने बारे में बताती है और कहती है कि हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उसे रिपोर्ट कर दीजिए कि मैं यहाँ पर आई हूँ। इसलिए वो उसे वहीं पर इंतजार करने के लिए बोलकर चला जाता है। वहीं पर प्रिंसेस एक जगह पर बैठकर अपने ही बारे में काफी ज्यादा तारीफ करते हुए सोचती होती है कि मैं तो सभी इंपीरियल गॉडेस में से सबसे यूनिक हूँ। जब मैं थर्ड सन ऑफ गॉड से मिलूंगी तो वो मेरा रिक्वेस्ट जरूर पूरा करेगा। थर्ड का हेल्प के कारण वो किंसू का बच्चा तो मेरे सामने कुछ कर ही नहीं पाएगा। तभी वहां पर वही गार्ड आकर कहता है मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन थर्ड सन ऑफ गॉड अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी उसे डिस्टर्ब करे, इसलिए वो कहे हैं कि अभी वो किसी से भी नहीं मिल सकते हैं, इसलिए आप यहाँ से चली जाइए। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़कते हुए कहते क्या तुम कुछ गलत वलत तो नहीं सुन लिए हो ना? थर्ड सन ऑफ गॉड मुझसे कैसे मिलने से मना कर सकते हैं? आखिर मैं उनके दोस्त जो हूँ। वो गार्ड कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं सुना है, उन्होंने बिल्कुल यही बोला था। वहीं पर वो जबरदस्ती करने लगी होती है कि इसीलिए तो तुम गलत सुन लिए होगे, तुम्हें जाकर दोबारा से रिपोर्ट करनी चाहिए। ये सुनकर वो पूछता है आखिर आपका मतलब क्या है? वो काफी घमंड के साथ कहते हैं कि मैं मून डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस हूँ, थर्ड सन ऑफ गॉड मुझे ना देखने का मौका गवा ही नहीं सकते हैं। वो गार्ड कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अभी कोई भी उनका प्रैक्टिस को डिस्टर्ब करने के लिए अलाउ नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर वो चिल्लाने लगी होती है कि थर्ड सन ऑफ गॉड मैं 9th प्रिंसेस आपसे मिलने आई हूँ। ये सुनकर वो गार्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करने लगेगी। लेकिन तभी थर्ड सन ऑफ गॉड दरवाजा खोलकर कहता है वहीं पर रुक जाओ, उसे अंदर आने दो। इसलिए वो काफी घमंड के साथ अंदर जाते हुए सोच रही होती है मेरे स्टेटस और टैलेंट के साथ कैसे वो मुझसे मिलने से मना कर सकते हैं, जरूर वो इसी इविल स्लेव को ऑब्स्ट्रक्शन होगा। यही सोचते सोचते वो जाकर उसे रिस्पेक्ट पे करती है। वो पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आई है? 9th प्रिंसेस काफी गुस्से में कहती है अगर मैं सच बोलूं तो मैं यहाँ पर उस स्कम किंसू के बच्चे से डील करने आई हूँ, मैं अभी थोड़ी बहुत मुसीबत में हूँ और आपका हेल्प चाहती हूँ। थर्ड पूछता है कि आखिर आप मुझे क्या करने के लिए कह रही है? वो कहती है कि आपके पास मून स्प्लिट बॉडी है, ये काफी ग्रेट होगा कि अगर आप मेरी हेल्प करते हैं उसका बॉडी को सप्रेस करने में। ये सब थर्ड बिल्कुल चुपचाप सुन रहा होता है। वहीं पर वो आगे कहते हैं कि माना कि किंसू ने एक स्पेशल बॉडी को अवेकन कर लिया है, लेकिन वो फिर भी आपके बॉडी के सामने तो बेकार ही रहेगा। अगर आप अपने मूव चलते हैं तो जरूर 18th अपने घुटने पर आकर दया के भीख मांगने लगेगा। ये सब सुनकर थर्ड का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है और वो चिल्लाकर कहता है 9th प्रिंसेस क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरानी से कहती है कि आपने वो क्यों कहा? मेरा मतलब है कि आपके कंपेयर में तो उसका बॉडी तो कचरा है। तभी थर्ड चिल्लाते हुए कहता है अब बस बहुत हुआ, तुम बोल रही हो कि उसका बॉडी गार्बेज है, क्या तुम्हें पता भी है कि उसने सन बॉडी को अवेकन किया है जो कि मेरे बॉडी को आराम से सप्रेस कर देता है? क्या तुम सच में नहीं जानती हो या फिर ना जानने का नाटक कर रही हो? ये सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और जल्दी से माफी मांगने लगती है। तभी थर्ड कहता है कि तुम प्रिंसेस हो इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन तभी प्रिंसेस कहते हैं कि मुझे कुछ और पूछना है। ये बोलकर वो काफी ज्यादा लालची होकर उससे एक आइस स्पिरिट फील मांगती है। वो कहता है क्या आइस स्पिरिट फील? क्या तुम्हें पता भी है कि वो इतना ज्यादा कीमती है कि वो इमोर्टल फील के बाद आता है और वो तो फ्लोटिंग आइलैंड पर काफी कम मात्रा में होगा। तभी वो टेंशन को ईज करने के लिए मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे पता है कि वो कितना ज्यादा प्रीशियस है, सिर्फ आप जो कि यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए क्वालिफाई हैं, आप उस तरह के कीमती से कीमती फील को भी पोजेस कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे मांग रही हूँ। ये सुनकर थर्ड काफी ज्यादा भड़क गया होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है मिंग्यू क्या तुम मेरा इंसल्ट कर रही हो? ये सुनकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं पर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है
बताता है कि हालांकि सन ऑफ गॉड फ्लोटिंग आइलैंड पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ प्रैक्टिस करने का ही अधिकार होता है। जब उनके पास पूरा आइलैंड का कंट्रोल करने का अधिकार आ जाता है तब वो क्वालिफाई हो जाते हैं वहां के सभी हेवनली मटेरियल और ट्रेजर के लिए। द 18th सन ऑफ गॉड किंसु ना सिर्फ सन आइलैंड का मास्टर है बल्कि उसके पास उसका पूरा कंट्रोल भी है। इसका मतलब वो वहां के चीजों के साथ कुछ भी कर सकता है। और काफी गुस्से में उससे कहता है कि तुमने आज बार बार मेरा काफी ज्यादा इंसल्ट कर दिया है, लगता है कि तुम काफी ज्यादा बोल्ड हो रही हो। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर कर कहने लगी होती है कि मेरा मतलब आपको ह्यूमिलिएट करने का नहीं था, मुझे बस बिल्कुल भी नहीं लगा था कि किंसु आपको सप्रेस करने का काबिल होगा। ये सुनकर वो और भी ज्यादा चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि किसने तुमसे कहा कि उसने मुझे सप्रेस कर दिया था, उससे बस मुझसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिला है, क्या अब तुम मुझे डिस्पाइस करती हो? वो काफी ज्यादा हड़बड़ा कर कह रही होती बिल्कुल नहीं, आप पहले मेरे एक्सप्लेनेशन तो सुन लीजिए। लेकिन वो उसका बिना कोई बात सुने उस पर अटैक करके अपने आइलैंड से भगा देता है। वहीं पर वो खुद को संभालते हुए सोच रही होती है अब मैं क्या करूं, मैं अपने भाई को भी नहीं बचाई हूँ और मैं थर्ड सन ऑफ गॉड को भी ऑफेंड कर दी हूँ। किंसु ये सब तुम्हारी गलती है, कोई प्लान बनाने से पहले अपने भाई को बचाती हूँ। ये सोचकर वो वहां से चली जाती है। वहीं सन आइलैंड पर किंसु भाई के साथ चेस खेल रहा होता है और पूछ रहा होता है कि तुम चेस खेलना कहाँ से सीखी हो? जहाँ तक मुझे पता है कि तुम डीमंस के पास चेस खेलने का कोई भी हैबिट नहीं होता है। वो कहते हैं कि मैं सभी डीमन से काफी अलग हूँ, मुझे जबरदस्ती पियानो, चेस, कैलीग्राफी और भी काफी सारी चीजें सिखा दिया गया था जब मैं छोटी थी तब से ही। यही बोलते बोलते वो उसे हरा देती है और कहती है कि डील के तौर पर अब तुम्हें मुझे इमोर्टेलिटी पिल देना पड़ेगा। किंसु उसका जगह पर उसे एक दूसरा प्रीशियस फ्रूट देते हुए कहता है कि वो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, इसलिए इसे से काम चलाओ। तभी वहां पर गांव आकर कहता है कि नाइन्थ प्रिंसेस यहाँ पर आ गई है और वो आपसे मिलना चाहती है। किंसु उससे अंदर आने के लिए कहता है, इसलिए वो जल्दी से आती है और बिना उसे रिस्पेक्ट पे किए वहां आसपास का नजारा देखने लगती है और देखने के बाद कहती है कि मैं तुमसे एक प्रॉमिस कर सकती हूँ। वो पूछता है और वो क्या है? मिंग्यू कहते हैं प्रॉमिस कि मेरे भाई को 10 गुना प्राइस पर छोड़ने के लिए, और उससे एक पोटली भर स्पिरिचुअल स्टोन देते हुए कहती है कि इतना सारा कंपनसेशन के लिए काफी होगा। तभी किंसु हंसते हुए कहते हैं कि लगता है कि तुम कुछ गलती कर दी हो, 10 गुना तो तब था लेकिन अब तो 100 गुना हो गया है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी किंसु कहता है क्या रूल्स? इस आइलैंड पर मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द रूल होता है। ये सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है। तभी बाई एक स्पिरिचुअल फ्रूट को फेंकते हुए कहती है कि वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। उस फ्रूट को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये फ्रूट तो काफी ज्यादा वैल्यूएबल है जो कि गोल्डन लेक को ओपन कर सकता है। वहीं पर वो दूसरा खाकर भी फेंक देती है। उसे देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर बाई ऐसे ही करते करते काफी सारे फ्रूट्स को फेंक देती है और वहीं पर वो उन सबको देख देख कर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो कह रही होती है ये सभी का सभी तो काफी ज्यादा प्रीशियस और रेयर फ्रूट्स है और यहाँ पर ये सब बिल्कुल किसी गार्बेज के जैसा फेंका जा रहा है। तभी उसके पैर की तरफ एक आइस स्प्लिट पिल यानी कि एक आइस स्प्लिट फ्रूट भी लुढ़कते हुए आ जाती है। उसे देखकर वो उसे उठाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तो ये भी है जो मुझे चाहिए। वहीं पर बाई उससे कहते हैं कि ये सभी डिलीशियस नहीं है, मैं इमोर्टेलिटी पिल को टेस्ट करना चाहती हूँ। ये सुनकर तो मिंग्यू पर बिजली ही गिर जाती है और वो कह रही होती है कि कब से इमोर्टेलिटी पिल जिसके बारे में कहा जाता है कि खाने से कोई लाखों सालों तक जी सकता है यहाँ पर बर्थलेस बन गया है। ये बोलकर वो उनसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि बाहरी दुनिया में इमोर्टल पिल का वर्थ किसी इमोर्टल डायनेस्टी के जितना है, ये सबसे बड़ा ट्रेजर है जिसे कि एम्परर भी ओपन करना चाहते थे। इतना बोलकर वो सोचती है कि ये आइस स्प्लिट फ्रूट जो कि मेरे बॉडी को सन किंग बॉडी में प्रमोट कर सकता है, ये मेरे हाथों में आ गया है, अब मैं इसे तो लेकर ही रहूंगी। इतना सोचकर वो उससे कहती है कि मैं 100 गुना देने के लिए रेडी हूँ लेकिन मेरा एक शर्त है। वो पूछता है क्या अभी भी कोई शर्त है? चलो बता भी दो। वो कहते हैं कि मुझे ये आइस स्प्लिट फ्रूट चाहिए। किंसु कहता है ठीक है लेकिन मैंने भी अभी अभी अपना एक कंडीशन ऐड कर दिया है, तुम्हें मेरे सामने नील डाउन करके मुझसे भीख मांगना पड़ेगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाती है और वो कहती है कि तुम्हें लोगों को इतना ज्यादा ऑपरेस नहीं करना चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि अगर मैं सच में लोगों को ऑपरेस करने लगता हूँ तो वो कैसा होगा। वहीं पर वो कह रही होती है कि मैं मून डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस हूँ, टॉप पर हूँ और मुझे कई सारे लोग एडमायर भी करते हैं और मैं कभी भी ऐसा ट्रीट की ही नहीं गई हूँ। किंसु कहता है क्योंकि तुम आज तक मुझसे यानी कि इस सन ऑफ गॉड से नहीं मिली थी। ये बोलकर वो एक मैजिक का यूज करके उस पर प्रेशर डालने लगता है जिससे ना चाहते हुए भी वो नील डाउन कर जाती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरानी से पूछती है कि आखिर तुम ताओ राइम को कैसे यूज कर सकते हो, तुम तो मेरे से लोअर हो लेकिन फिर भी तुम इसे कैसे यूज कर सकते हो जिसे कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लोग यूज कर सकते हैं। और एक एरे को तो ट्रेन करने में लगभग 100 साल से ज्यादा लगते हैं लेकिन यहाँ पर तो काउंटलेस एरे हैं। किंसु कहता है कि इस आइलैंड का सभी चीज मेरे कंट्रोल में है और तुम्हें बस ये छोटा सा चीज इतना ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है, इस स्किल का यूज करना तो मेरे लिए बिल्कुल सांस लेना जितना आसान है। ये बोलकर वो वहां से जाते हुए कहता है कि यहीं पर ऐसे नील डाउन करते रहो और जब तुम अपना सबक सीख जाओगे तब उठ जाना। और यही बोलने
एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसु उसे वहीं पर नील डाउन होने के लिए बोलकर वहां से जाने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर उड़ते हुए एक डिवाइन मैसेज आ जाती है। उसे देखकर गाओ बताता है कि वो एक डिवाइन मैसेज है जिसे कि युवा के टेंपल से इशू किया गया है। डिवाइन मैसेज में जो भी कंटेंट होता है वो एक सुप्रीम विल होता है जिसे कि कोई भी मना नहीं कर सकता है। इसलिए किंसु उसे खोलता है तो उसमें लिखा होता है कि युवा सेट का 10 सन ऑफ गॉड जल्दी से युवा टेंपल में गैदर हो जाए। ये पढ़कर वो कहता है कि ये तो काफी बड़ा डील लग रहा है। ये बोलकर वो भी चला जाता है और वो एक स्पिरिचुअल फ्रूट खाते हुए कह रहा होता है, तो ये है युवा टेंपल। यहाँ के स्पिरिचुअल एनर्जी तो फ्लोटिंग आइलैंड से भी काफी ज्यादा है। तभी वहाँ का गार्ड्स 18th को देखकर पूछते हैं, क्या आप ऐसे अंदर जा रहे हैं? किंसु पूछता है, क्यों, क्या मैं ऐसे नहीं जा सकता हूँ क्या? तभी एक गार्ड कहता है, ऐसी बात नहीं है, आप जा सकते हैं। मैं तो भूल ही गया था कि आपका कल्टीवेशन तो काफी ज्यादा कम है, इसलिए आपको छुपाने की जरूरत ही क्या है। ये बोलकर वो उसे जाने देते हैं। किंसु जाते हुए उससे अपना फ्रूट देते हुए कहता है, इसे जाकर फेंक देना। ये देखकर वो कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड कितना ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल थे कि उसने मुझे इसे कचरे में फेंकने के लिए कहा है। लेकिन तभी उसे उसका ऑरा से पता चलता है कि वो एक काफी प्रीशियस स्पिरिचुअल फ्रूट है। ये देखकर वो काफी हैरानी से कहता है कि किंसु तो सिर्फ एक ही बाइट खाकर इसे फेंकने के लिए कह रहा था। तभी दूसरा गार्ड आकर कहता है कि स्पिरिचुअल फ्रूट को तो मैंने कभी स्मेल भी नहीं किया है, एक बाइट मुझे भी दे देना। तो वो गार्ड उसका एक बाइट खाकर कहता है कि मैं युवा में काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी उसका जैसा जनरस गॉड को नहीं देखा हूँ। वहीं पर किंसु अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो जाकर देखते हैं कि सभी के सभी लोग अपना अपना आइडेंटिटी छुपाकर आए होते हैं और उनमें से एक किंसु को देखकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया होता है कि अरे ये तो 18 सन ऑफ गॉड है ना। युवा का मजाक तो सच में यहाँ पर पहुंच ही गया। ये देखकर किंसु कहता है, और ये बात तुम बोल रहे हो जो कि खुद को अंधेरे में छुपा कर रखा हुआ है, अगर हिम्मत है तो बाहर आओ। एक बंदा किंसु से कहता है कि सन्स ऑफ गॉड्स का बैटल लाइफ और डेथ का बैटल होता है, सो नेचुरली हम लोग अपना अपना आइडेंटिटी को छुपाएंगे। क्या तुम इस छोटे से कॉमन सेंस को भी नहीं समझ सकते हो क्या? ओ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल इतना ज्यादा कम है। बाय द वे तुम्हें वो करने की जरूरत भी नहीं है और तुम बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो, तो क्यों ना तुम अपना सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट हमें दे दो। ऐसा करने से कम तुम जिंदा तो रह पाओगे ना, नहीं तो तुम्हारा बॉडी सोल सब बर्बाद कर दिया जाएगा। किंसु हंसते हुए कहता है, और तुम कौन होते हो ये बोलने वाला? अगर तुम अपना असली रूप दिखा देते हो तो तुम्हारे पास मेरा सर्टिफिकेट लेने का थोड़ा सा चांस भी होगा। ये सुनकर वो कुछ बोलते ही नहीं है। ये देखकर किंसु कहता है, अब क्या हो गया? अब जबकि मैं तुम्हें इसे दे रहा हूँ तो तुम्हारा उसे लेने का हिम्मत नहीं हो रहा है क्या? अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे जैसा डरपोक मुझे कैसे मॉक कर सकता है? तभी वहाँ पर एक पक्षी आकर सबको शांत होने के लिए बोलकर सभी को उनके जगह पर जाने के लिए कहता है और कहता है कि आज मैं यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी चीज अनाउंस करने आया हूँ। ये देखकर किंसु थोड़ा सा हैरान हो गया होता है कि ये क्या है, एक पक्षी सभी के लिए मीटिंग होल्ड कर रहा है। तभी वहाँ पर वो पक्षी किंसु से कहता है, आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? जल्दी से अपने जगह पर जाओ, तुम्हारी वजह से ये मीटिंग आज होल्ड हो रहा है। इसलिए किंसु जल्दी से अपने जगह पर चला जाता है और तभी वो पक्षी बताना शुरू करते हैं कि कुछ दिन पहले 18th सन ऑफ गॉड ने याओची का लंबे समय से खोया हुआ झोंगयांग सूत्र को ढूंढने में हेल्प किया था, जिसके कारण उनका फिर से पांचों का पांचों स्क्रिप्चर एक साथ आ गया है और उनका पावर फिर से पीक लेवल पर पहुंच गया है। और इसको सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग एक फेस्टिवल मना रहे हैं। तभी एक बंदा कहता है कि जहां तक मुझे पता है कि याओची का फेस्टिवल इमोर्टल्स के लिए एक ग्रेट इवेंट होता है जो कि लगभग 500 सालों से हेल्ड नहीं हुआ है। दूसरा कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि लास्ट याओची का फेस्टिवल को एम्परर ने भी अटेंड किया था। तीसरा कहता है कि एम्परर आज भी अपीयर नहीं हुआ है, लेकिन 500 सालों में ये पहली बार है और ये एक ग्रैंड ओकेजन है। इसी तरह एक कहता है कि याओची का ब्यूटी देखे हुए काफी साल हो गया है, इसलिए मैं तो वहां पर जरूर जाऊंगा। वो पक्षी कहता है कि तुम जरूर जा सकते हो, लेकिन उनके पास ज्यादा सीटें नहीं है। ये इवेंट उनके पीच फ्रूट को पककर तैयार होने से भी रिलेटेड है और उनके पास पीच फ्रूट काफी ज्यादा लिमिटेड है। याओची युवा सेट का हमेशा से एक अच्छा दोस्त बन के रहा है, इसलिए वो लोग हमें 3 जगह दे दिए हैं जिससे कि 3 सन ऑफ गॉड उसे अटेंड करने जा सकते हैं। लेकिन 18 में से 3 आखिर कैसे चुना जाए? एक पीच फ्रूट को 1000 साल लगते हैं उसमें फूल लगने के लिए, 1000 साल लगता है फूल से फल बनने के लिए और 1000 साल और लगता है उस फल को पककर तैयार होने में। तभी एक बंदा कहता है कि वो किसी की भी लॉन्गेविटी और कल्टीवेशन को बढ़ा सकता है और ये फ्रूट काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, जिसे कि मैं जरूर टेस्ट करना चाहूंगा। वहीं पर मास्टर बर्ड कहता है कि इसलिए तुम 18 में से 3 को चुनना मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी एक सन ऑफ गॉड कहता है कि आप गलत है, 18 नहीं बल्कि 17। ये सुनकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि मुझे लगता है कि 18th को इसमें से गिव अप कर देना चाहिए। अगर ये युवा के बिहाफ से वहां पर जाता है तो मुझे डर है कि कहीं ये हमारे सेट का इंसल्ट करके ना रखवा दे। तभी किंसु कहता है कि भूलो मत कि मैंने ही उनके स्क्रिप्चर ढूंढकर दिया था, मेरे बिना कोई भी याओची का फेस्टिवल होता ही नहीं। तुम लोगों का बिहेवियर
बिहेवियर तो बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे भूखे कुत्ते खाने को देखकर करते हैं। इतना बोलकर वो कहता है मुझे माफ कर देना, बट तुम लोगों ने मुझे ये बोलने पर मजबूर कर दिया था, और सोचता है कि अगर मुझे वो फ्रूट नहीं भी मिलता है तो भी चल जाएगा, लेकिन इस लेवल के फेस्टिवल के लिए वहां पर साइन इन करने के लिए सिस्टम जरूर एक अच्छा खासा रिवॉर्ड देगा, इसलिए मुझे वहां पर किसी भी हाल में जाना ही पड़ेगा। तभी एक सन ऑफ गॉड किंसू से कहता है कि ऐसा नहीं है कि हम आपको मौका नहीं दे रहे हैं, बल्कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा मेथड यूज किया जाए उन 3 जगहों को सिलेक्ट करने के लिए। दरअसल बात यह है कि तुम्हारा उसमें हारना तय है। लेकिन तभी मास्टर पक्षी सबको चुप करवा देते हैं और कहते हैं कि मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। सिंपली कल्टीवेशन के बेस पर सिलेक्ट करना फेयर नहीं होगा, क्योंकि सभी के पास अलग अलग टैलेंट है और सभी लोग अलग अलग रिलम में भी है। और एक तरह का बहुत ही बड़ा क्रिस्टल बॉल को लाकर कहता है कि ये युवान पर्ल है जो कि स्पिरिचुअल पावर को स्टोर कर सकता है। हालांकि तुम्हारे बॉडी की स्पिरिचुअल पावर तुम्हारे कल्टीवेशन से रिलेटेड है, लेकिन ये फिर भी उनसे अलग है और मुझे सिर्फ यही फेयर मेथड लगा है और इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें सभी के सभी सन ऑफ गॉड अपने अपने स्पिरिचुअल पावर को इंजेक्ट करेंगे और जिन 3 लोगों का स्पिरिचुअल पावर सबसे ज्यादा होगा वही 3 लोग याओची के फेस्टिवल में जा पाएंगे। इसलिए वो सभी लोग अपने अपने स्पिरिचुअल पावर को उसमें इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तभी मास्टर बट कहता है कि सभी की स्पिरिचुअल पावर एक कलर को रिप्रेजेंट कर रही है और आखिरी तक जो 3 कलर सबसे ज्यादा जगहों को घेर पाएंगे वही तीनों इवेंट में जाने के लिए क्वालिफाई होंगे। वहीं पर एक बंदा कहता है कि किंसू आखिर तुम यहाँ पर कर ही क्या रहे हो, घर जाकर अपने फीमेल डीमंस के साथ क्यों नहीं खेलते हो। दूसरा कहता है कि ये युवान पल काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम करता है, मुझे नहीं लगता कि किंसू 7 से 8 मिनट भी होल्ड कर पाएगा। इसी तरह सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे होते हैं कि तुम उसका कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। आखिर एक ड्रंक बॉडी और यूजलेस पर्सन में आखिर अंतर ही क्या है। एक कहता है कि किंसू तुम्हें अपना सर्टिफिकेट हमें देकर बैटल से रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि तुम सन ऑफ गॉड के पोजीशन को काफी सालों से लेकर बैठे हुए हो, इसलिए काफी सारे फोर्सेस हमें रिडिक्यूल करते हैं। ये सब किंसू बिल्कुल चुपचाप सुन रहा होता है। तभी एक बंदा किंसू के साइड में बोलता है कि मैंने सुना है कि आजकल किंसू ने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया है और उसका कल्टीवेशन का ग्रोथ काफी ज्यादा रैपिड ग्रोथ है। ये सुनकर किंसू सोचता है कि ये अच्छा नहीं है कि कोई मेरे बारे में बोल रहा है। हालांकि चीजें अच्छी हो सकती है लेकिन लोग भी अच्छे हो ये जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये सन ऑफ गॉड मुझ पर नजर रख रहा होगा, अब से तो मुझे फ्यूचर में और भी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। तभी एक सन ऑफ गॉड कहता है कि अगर किंसू आधे घंटे तक होल्ड आउट कर लेता है तो मैं अपने आप कंपटीशन से विड्रॉ कर लूंगा। इसके बाद आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंसू बोर होते हुए कह रहा होता है कि वो कौन था जो कि बोल रहा था कि अगर मैं आधे घंटे तक होल्ड कर लूंगा तो वो चला जाएगा। अब आधा घंटा पूरा हो गया है, अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। लेकिन इसका कोई भी जवाब आता ही नहीं है। ये देखकर किंसू मास्टर बट से पूछता है कि आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि उसने जो कहा उसे वो पूरा करना ही पड़ेगा। ये देखकर वो बंदा उनसे इस झमेले में टांग नहीं अड़ाने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन तब तक वो उसे मारकर भगा देते हैं। तभी किंसू उन लोगों से कहता है कमोन तुम लोग कंटिन्यू रखो, तुम लोगों के हिसाब से मैं और कितनी देर तक इसे कर सकता हूँ। एक कहता है कि अगर तुम 1 घंटे तक और रह जाते हो तो मैं भी विड्रॉ कर लूंगा। इसके बाद 1 घंटा और बीत जाता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। एक कहता है कि अगर ये मार्शल रिले में ब्रेक थ्रू कर भी लिया है लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा देर तक कैसे कर सकता है, कहीं वो किसी तरह से कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है ना। तभी किंसू मास्टर पक्षी से कुछ करने के लिए कहता है। ये सुनकर वो सन ऑफ गॉड कहता है कि उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और रुक कर किंसू से कहता है कि चाहे जो भी ट्रिक्स तुम क्यों ना यूज किए हो लेकिन तुम याओची में युवा सेट को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। तभी किंसू उनसे कहता है क्या तुम लोग भी गेस कर सकते हो कि मैं और कितनी देर तक होल्ड कर सकता हूँ। ये सुनकर कोई भी कुछ बोल ही नहीं पाता है। ये देखकर किंसू सबसे कहता है कि तुम लोग कुछ देर पहले मुझे लुक डाउन कर रहे थे लेकिन अब तुम लोगों के मुंह में ताला क्यों लग गया है। अगर तुम लोग ऐसे ही हो तो तुम लोगों के पास कोई भी क्वालिफिकेशन है ही नहीं मेरे सामने गॉसिप करने के लिए। ये सब देखकर वो पक्षी सोच रहा होता है कि ये 18 तो र्यूमर से बिल्कुल ही अलग है, शायद ये जानबूझकर सभी लोगों को भड़का रहा है, आखिर इसके माइंड में चल क्या रहा है। तभी एक और सन ऑफ गॉड चिल्लाते हुए कहता है कि अब बस बहुत हुआ, तुम हम सन्स ऑफ गॉड्स को मॉक करने के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं हो। अगर तुम और आधे घंटे तक होल्ड कर लेते हो तो मैं भी अपने आप यहाँ से चला जाऊंगा। किंसू कहता है कि अब सिर्फ तुम अकेले काफी नहीं हो, 1-2 और क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते हो। ये सुनकर एक बंदा और उसमें पार्टिसिपेट कर लेता है और एक और बंदा उसमें पार्टिसिपेट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नीचे नजरों से नहीं देख रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे पास इतना स्ट्रेंथ है ही नहीं कि तुम और आधे घंटे तक होल्ड कर पाओगे। किंसू कहता है कि 3 मेरे लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। ये बोलकर वो अपना और भी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को इंजेक्ट करना शुरू कर देता है और इसके बाद और आधा घंटा बीत जाता है और किंसू कहता है कि आधा घंटा बीत गया है और तुम तीनों प्लीज यहाँ से जा सकते हो। ये देखकर वो तीनों के तीनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एक कहता है कि हमने तुम्हें कम समझ लिया था। ये बोलकर वो तीनों के तीनों वहां से चले जाते हैं। ये देखकर किंसू कहते हैं कि उसको लगाकर 5 लोग चले गए हैं। बचे हुए 12 से पूछता हूँ कि तुम लोग कैसा बेट करना चाहते हो, लेकिन कोई भी कुछ बोलता ही नहीं है। ये देखकर किंसू उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी के सभी लोग टॉप पर हो लेकिन इतने क्रिटिकल मोमेंट में कुछ बोल ही नहीं रहे हो, ऐसा
क्यों? मैं बता देता हूँ कि मैं थोड़ा सा हार्ड खेलना चाहता हूँ। ये बोलकर वो कहता है कि मैं अपना सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट को बेट पर लगा रहा हूँ। क्या किसी में इतनी हिम्मत है बेट लगाने के लिए? ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यही एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसु उन लोगों को उकसाने के लिए कहता है कि मैं बेट पर अपना सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट को लगाता हूँ। ये सुनकर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एक कहते हैं कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ युवान पल का खींचने का ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण मुझे नहीं लगता कि तुम एक और घंटे तक होल्ड कर पाओगे। और अब जबकि तुमने अपना सर्टिफिकेट को दाव पर लगा दिया है तो मैं बेट लगाता हूँ कि 1 घंटे में तुम्हारा पूरा का पूरा स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाएगा। ये सुनकर एक और सन ऑफ गॉड उसमें पार्टिसिपेट कर लेता है और इसी तरह से करते करते 7 लोग उसके साथ और बेट लगा लेते हैं। ये देखकर मास्टर पक्षी कहता है कि मैं इस बेट का विटनेस हूँ जिसमें कि 7 लोगों ने बेट लगाया है और सोचता है कि आज मुझे एक अच्छा खासा शो देखने को मिला है। इसके बाद 15 मिनट और बीत जाती है और एक सन ऑफ गॉड को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो सोचता है कि आखिर हो क्या रहा है। 1 घंटा पूरा होने में अभी सिर्फ 40-50 मिनट ही बच रहा है और मैं बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहीं पर किंसु बिना रुके इंजेक्ट किया ही जा रहा है। दूसरा सोचता है कि बस थोड़ी सी तकलीफ सहकर अगर मैं थोड़ा देर और सह लेता हूँ तो किंसु जरूर हार जाएगा, लेकिन उसने अपने सर्टिफिकेट को दाव पर लगा दिया है। इसका मतलब उसके पास जरूर कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड जरूर होगा, लेकिन फिर भी कचरा तो कचरा ही रहेगा, वो तो बिल्कुल लास्ट तक नहीं रह पाएगा। इसके बाद 1 घंटा और बीत जाता है और किंसु बिल्कुल भी नहीं रुका होता है और बिल्कुल भी नहीं थका होता है और वो सबसे कहता है कि टाइम खत्म हो चुका है और मैं जीत चुका हूँ। और सबसे कहता है कि मेरे एंसेस्टर यांग मिंग ने मुझसे कहे हैं कि मुझे मेरे पावर को छुपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पंख खोलकर आसमान में उड़ने बोले हैं। आज के बाद कोई भी मेरा नाम किंसु को इग्नोर नहीं कर पाएगा। वहीं पर ये देखकर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि उसने एक्चुअली में कर दिखाया। दूसरा कहता है कि इसका मतलब वो सभी के सभी र्यूमर्स गलत है और किंसु र्यूमर्स के जैसा बिल्कुल भी कचरे का पहाड़ नहीं है। तभी मास्टर पक्षी उन सभी 7 लोगों को जाने के लिए कहता है, इसलिए उन सभी लोगों को जाना ही पड़ता है। ये देखकर किंसु कह रहा होता है कि उन सभी लोगों को लगाकर टोटल 12 लोग यहाँ से चले गए हैं। इसका मतलब मुझे लगाकर इस रूम में सिर्फ और सिर्फ 6 लोग ही बच रहे हैं और उनसे कहता है कि बचे हुए 5 लोगों से मैं पूछता हूँ कि तुम में से कोई और है जो कि बेट लगाना चाहता है। एक कहता है कि अगर तुम अपना पावर को छुपा रहे हो तो छुपाना बंद करो और ओपनली और ऑनेस्टली फाइट करो, और वो भी बिना कोई ट्रिक्स का यूज किए। ये सुनकर किंसु हंसते हुए कहता है कि ये मीनिंगलेस है कि अगर तुम लोग कोई भी कलर ऐड नहीं कर पाते हो तो, या फिर मैं ये बोलूं कि तुम लोग काफी ज्यादा चालाक हो या फिर काफी ज्यादा बेवकूफ हो। ये बोलकर वो उनके तरफ हाथ हिलाते हुए कहते हैं कि 14 सन ऑफ गॉड, क्या आप यहाँ पर है? मैंने सुना है कि मेरी लिटिल डीमन ने मेरे नाम पर आपसे बहुत ही सारा पैसा उधार ली है, क्या आप मुझसे बेट लगाकर उसे खत्म करना चाहते हैं? लेकिन उसका बात का कोई भी जवाब नहीं दिया होता है। तभी कुछ देर के बाद एक बंदा किंसु से कहता है कि अभी टाइम काफी ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि युवान पल का खींचने का ताकत काफी ज्यादा बढ़ गया है। दूसरा कहता है कि अगर 14 सन ऑफ गॉड यहाँ पर होगा भी तो भी वो आंसर नहीं करेगा क्योंकि वो अपना आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता है। तभी पहला वाला बंदा फिर से कहता है कि फालतू की बातें करना बंद करो और हमारे साथ कम्पीट करो। मैं सच में ये देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितनी देर तक और होल्ड कर सकते हो। तभी मास्टर पक्षी कहता है कि अगर तुम लोग अब कोई भी बेट नहीं लगा रहे हो तो मैं ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा मसाला को ऐड कर देता हूँ। ये बोलकर वो युवान पल का खींचने का ताकत को 10 गुना बढ़ा देता है। ये सुनकर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और तभी उनमें से एक बंदा जो कि बाकियों की तुलना में थोड़ा सा कमजोर हो गया होता है, उसके बॉडी से पूरा का पूरा स्पिरिचुअल पावर खींच लिया जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है और वो थोड़ा सा जख्मी भी हो जाता है। और किंसु को छोड़कर बाकी के बचे हुए 4 लोगों को भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तभी किंसु उनसे कहता है कि क्यों ना हम लोग मास्टर बर्ड से बोलकर सक्शन पावर को 10 गुना और बढ़वा देते हैं, लेकिन कोई भी उसका बात का जवाब देता ही नहीं है। ये देखकर वो कहता है कि अगर तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं तो मैं इसे हाँ मान लूंगा। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि ये मत सोचो कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, 10 गुना और ऐड करने बोल रहे हो, क्या तुम मरना तो नहीं चाहते हो ना? किंसु कहता है कि मुझे चैलेंज करना बहुत ही पसंद है, अगर तुम होल्ड नहीं कर सकते हो तो तुम आराम से रिट्रीट कर सकते हो। ये सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तभी किंसु 10 गुना और बढ़ाने के लिए कहता है और वो किंसु का बात मानते हुए 10 गुना और बढ़ा भी देता है, जिसके कारण एक होल्ड नहीं कर पाता है और वो भी गिर जाता है। ये देखकर मास्टर पक्षी कहता है कि अब सिर्फ 3 लोग ही बचे हुए हैं, हालांकि तुम तीनों के तीनों लोग जीत गए हो, लेकिन मुझे ये शो देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, इसलिए तुम लोग इसे कंटिन्यू रखो और तुम लोगों में से जो भी फर्स्ट प्लेस को जीतेगा उसे मैं युवान पल दे दूंगा। ये सुनकर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो दोनों आपस में बातें करने लगे होते हैं कि मैंने सुना है कि ये युवान पल एम्परर का प्रॉपर्टी है और उसका ओरिजिन भी काफी ज्यादा स्पेशल है। दूसरा कहता है कि हाँ ये सच है और इसका यूज भी बहुत ही ज्यादा तरीकों से किया जाता है। वहीं पर किंसु उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों स्ट्रॉन्ग हो या फिर स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन तुम लोग काफी ज्यादा लकी हो कि बेटिंग सेशन में मुझसे हारे नहीं थे। क्या तुम लोग मुझे ये बता सकते हो कि आखिर तुम लोग कौन सा सन ऑफ गॉड हो? एक कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ, दूसरा कहता है कि हमारा जानकारी निकालना चाहता
चाहते हो सपने देखो जाकर। किंसु कहता है क्या तुम लोग बेवकूफ हो, हम तीनों इवेंट में जा रहे हैं और अगर तुम लोग मुझे नहीं बताओगे तो भी क्या हुआ, जब तुम लोग वहां पर जाओगे मुझे पता चल ही जाएगा। ये सुनकर वो दोनों थोड़े से चौंक जाते हैं क्योंकि वो लोग इसके बारे में सोचे ही नहीं थे। वहीं पर एक कहता है कि अब ज्यादा देरी ना करते हुए, अब जबकि युवान पल में एम्परर का ऑरा है तो मैं इसे लेकर ही रहूंगा। दूसरा कहता है कि इसे तो मैं ही लूंगा। ये बोलकर वो किंसु से कहता है कि तुम्हें इसमें से अपने आप ही विड्रॉ कर लेनी चाहिए। माना कि तुम अभी तक होल्ड कर लिए हो लेकिन तुम फिर भी सभी सन्स ऑफ गॉड की तुलना में कचरा ही हो और ये युवान पल कुछ ऐसा चीजें नहीं है जो कि तुम्हारे जैसे लोग के पास होना चाहिए। किंसु कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी फाइट करता हूँ और देखता हूँ कि कौन कचरा है। ये बोलकर वो अपना दोनों हाथों के यूज करने लगता है जिससे उसका पलड़ा काफी ज्यादा भारी होने लगा होता है, जिसे देखकर वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरान होने लगे होते हैं कि आखिर उसका पावर हम दोनों से इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। दूसरा कहता है कि अपना पूरा पावर लगा दो नहीं तो ये युवान पर्ल हमारे हाथों से चला जाएगा और हम लोग सिर्फ देखते ही रह जाएंगे। ये सुनकर किंसु कहता है कि आज मैं तुम लोगों को दिखाई देता हूँ। ये बोलकर वो काफी ज्यादा पावर का यूज करने लगता है जिससे युवान पल में से उन दोनों का कलर का नामो निशान मिट जाता है और वहां पर काफी ज्यादा रोशनी होने लगती है जिससे वो लोग अपना आंख को भी काफी मुश्किल से खोलकर रख पाते हैं और हैरानी से कहते हैं कि आखिर ये किंसु कर क्या रहा है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन तभी वहां पर किंसु का पावर इतना ज्यादा बढ़ गया होता है जिससे वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। और एक बंदा खुद को संभालते हुए कहता है कि तुमने हमें हरा दिया है, आखिर तुमने ये कैसे किया? दरअसल मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। दूसरा भी खुद को काफी ज्यादा मुश्किलों से संभालते हुए कहता है कि मैं भी काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ जानने के लिए। तुम तो ज्यादातर मास्टर ड्रिलर में ही हो, यहाँ तक कि 1000 किंसु भी मिलकर ये नहीं कर सकते हैं। आखिर तुमने कौन सा मेथड का यूज किया है? आखिर तुमने ये कैसे कर दिया? किंसु कहता है कि मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम सभी के सभी लोग अपना आइडेंटिटी और अपीयरेंस को छुपा के रखे हो और दूसरे लोगों को इन्वेस्टिगेट करने से भी रोक के रखे हुए हो। लेकिन मैं तो पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए ओपन हूँ, लेकिन तुम लोग फिर भी पता नहीं कर पाए। कुछ देर पहले तो तुम लोग कह रहे थे कि मैं स्कम हूँ, अब देखने से पता चल रहा है कि असली स्कम तो तुम लोग हो। ये सुनकर वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि खुद पर ज्यादा गर्व मत करो, मुझे विश्वास है कि आज के बाद सभी के सभी लोग तुम पर नजर रखेंगे। मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ 4 ही शब्द है, बी गुड टू योरसेल्फ। ये बोलकर वो चला जाता है। दूसरा सन ऑफ गॉड बेवकूफों की तरह किंसु से कहता है कि वो युवान पल मुझे दे दो, अगर तुम मुझे उसे दे देते हो तो कोई भी सन ऑफ गॉड अगर तुम्हारे खिलाफ हो जाता है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा जरूर हेल्प करूंगा। किंसु कहता है पागल वागल हो क्या तुम तो मुझसे हारे हुए नौकर हो, आखिर तुम्हारे पास ये बोलने का क्वालिफिकेशन है ही क्या? तभी एक कहता है कि ये मत सोचो कि सभी के सभी सन ऑफ गॉड इतने ही ताकतवर है जितना तुमने देखा है। सभी के पास उनका अलग अलग ट्रम्प कार्ड है और वो लोग अलग अलग चीजों में बेहतर है और यहाँ तक कि जो लोग अभी भी बेट में हार कर यहाँ से चले गए हैं वो लोग भी हम दोनों से कहीं ज्यादा ताकतवर होंगे। और वो भी वहां से जाते हुए वही 4 शब्द बोलकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद दिखाते हैं कि मास्टर पक्षी वो युवान पल उसे दे देते हैं। उसे लेकर वो उसे थैंक्स कहता है और उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है और सोचता है कि इस पक्षी का ओरिजिन काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और सेक्ट में इसका रैंक भी काफी ज्यादा हाई है और ये कभी कभी सेक्ट के लीडर के बदले भी काम करता है। अगर मैं इसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना लेता हूँ तो जरूर मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा। तभी वो पक्षी कहना शुरू करता है कि सभी के सभी सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा शांत थे, लेकिन सिर्फ तुम ही बिल्कुल नेचुरल थे। मेरे ओपिनियन में एम्परर के बैटल में तुम ही जीतोगे। किंसु कहता है कि मैं आप पर भी काउंट कर रहा हूँ। वो कहता है कि मुझे तुम पसंद आने लगे हो, तुम स्मार्ट हो और तुम्हारा नेचर बिल्कुल भी सेमलेस नहीं है। तुम्हारे पास अभी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। वो युवान पल अभी सील्ड स्टेट में है इसलिए तुम उसका ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी अभी उसे अनसील कर दिया है इसलिए अब तुम उसका पूरा का पूरा फायदा उठा सकते हो। इसके बाद किंसु को दिखाते हैं जो कि वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि ऐसा कहा जाता है कि इसका यूज एंडलेस है, लेकिन इसे यूज कैसे करते हैं मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। मुझे सिर्फ अभी इतना पता है कि इसमें काफी सारे स्पिरिचुअल पावर स्टोर है, बट क्या ये रिलीज भी हो सकता है? वो बस कोशिश करना चाहता है और वो रिलीज हो जाता है जिससे वहां सामने पड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा पत्थर में बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है और बहुत ही बड़ा ब्लास्ट भी हो जाती है। ये देखकर वो बिल्कुल ही दंग रह जाता है क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन तभी वो उसे लेकर काफी ज्यादा खुश होने लगता है और कहता है कि मैं ऑफेंसिव पावर को लेकर काफी ज्यादा लैग कर रहा था, लेकिन इसके वजह से अब ये भी पूरा हो गया और अब जबकि मेरे दांतियन में अनलिमिटेड स्पिरिचुअल पावर है तो मुझे इसमें स्टोर करके अटैक करने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि मेरी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाएगा। ये बोलकर वो उसे फिर से रिचार्ज करने के लिए अपने दांतियन में डाल देता है। इसके बाद वो अपने सन आइलैंड पर चला जाता है जहाँ पर हमेशा की तरह भाई स्पिरिचुअल फ्रूट खा रही होती है और गाँव खड़ा होता है और वहीं पर मिंग्यू वैसे नीचे बैठी होती है। तभी गाँव उससे पूछता है कि इस वक्त सभी के सभी सन ऑफ गॉड एक जगह पर जमा हुए थे, आखिर वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे? क्या उन लोगों ने आपको एम्बैरेस तो नहीं किया था ना? किंसु कहता है कि ज्यादा कुछ सीरियस नहीं था, याओची फेस्टिवल में सिर्फ 3 ही जगह खाली थी और सभी के सभी लोग जाना चाहते थे, इसलिए 3 लोगों को सिलेक्ट करने के लिए बस एक छोटा सा कंपटीशन करवाया गया था। बाई पूछती है कि 18 में से चुनना तो काफी ज्यादा फेयर्स कंपटीशन रहा होगा ना, क्या तुम उसमें सिलेक्ट हुए हो? वैसे भी मैं काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रही थी याओची में जाकर बात लेने के लिए। ये सुनकर मिंग्यू अपने मन में कहती है कि किंसु अगर तुम कल्टीवेट करने भी लगे हो फिर भी क्या हो गया, तुम तो बाकी के सन ऑफ गॉड्स का बिल्कुल मैच हो ही नहीं सकते हो, तुम तो बिल्कुल भी चुने नहीं गए होगे और तुम तो नीचे से भी फर्स्ट आए होगे।
चाहिए। पर किंसु उससे कह रहा होता है कि मैं सिलेक्ट ना हो पाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मैंने तो फर्स्ट प्लेस जीता है, बाकी के 17 सन ऑफ गॉड तो मेरे ओपोनेंट होने के वर्दी भी नहीं थे और मास्टर ऊ ने यानी कि मास्टर पक्षी ने स्पेशली मुझे युवान पल रिवॉर्ड के तौर पर दे दिए हैं। ये सुनकर भाई काफी ज्यादा हैरानी से कहते हैं कि मैंने सुना है कि वो तो एम्परर का पर्सनल पोजीशन में से एक था, जल्दी से उसे बाहर निकालो, मैं उसे अभी देखना चाहती हूँ। ये सब सुनकर मिंग्यू अपने मन में कह रही होती है, अरे कितना फेंकेगा, तुम्हें क्या लगता है कि बाकी के सन ऑफ गॉड वहां पर सिर्फ तुम्हारा शकल देखने गए थे और तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें युवान पल मिल गया है जो कि एम्परर का था, कमोन कुछ और बोल लेते तो मैं मान भी सकती थी। तभी वहां पर 14 सन ऑफ गॉड झूवेबा आ जाता है, उसे देखकर गाओ थोड़ा सा घबरा जाता है। 14 कहता है कि तुम लोगों को ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ फर्स्ट प्लेस और युवान पल जीतने के लिए बधाई देने आया हूँ। ये सुनकर मिंग्यू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्या कहीं मेरा कान खराब तो नहीं हो गया है ना। वहीं पर 14 कह रहा होता है कि मैं हमेशा से जानता था कि आपको फीमेल्स के साथ खेलना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन अब मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ कि इसमें तो आप सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं, प्रिंसेस तो खुद ही यहाँ पर नील डाउन की हुई है। तभी किंसु उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर आई क्यों हो। वो कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर अपना कर्ज उतारने आया हूँ। किंसु गांव से कहता है कि कुछ देर पहले 9th प्रिंसेस ने जो कंपनसेशन दी थी उसे जाकर दे दो। गांव उसे पूरे 20% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देने लगता है, लेकिन वो उसे लेने से मना करते हुए कहता है इतना काफी नहीं है। ये सुनकर गांव थोड़ा सा हिचकते हुए कहता है, आखिर आपका मतलब क्या है। वो कहता है कि तुम्हारा कैलकुलेशन गलत है, इंटरेस्ट 20% सही है, लेकिन ये एनुअल इंटरेस्ट नहीं है। गांव कहता है कि एनुअल इंटरेस्ट नहीं है तो क्या हुआ, मंथली इंटरेस्ट भी चलेगा। 14 कहता है क्या मंथली इंटरेस्ट, क्या तुम मेरे बिजनेस करने के तरीके को अंडरस्टैंड कर रहे हो। ये सुनकर गांव कहता है कि अगर ये डेली इंटरेस्ट रेट है तो ये थोड़ा सा काफी ज्यादा हो जाएगा। तभी 14 चिल्लाते हुए और हंसते हुए कहता है कि मेरा इंटरेस्ट रेट है 20% हर घंटे का। ये सुनकर गांव थोड़ा सा चौंक जाता है और काफी ज्यादा भड़क भी जाता है। 14 कहता है कि मैं अपने तरीके से बिजनेस करता हूँ। ये सुनकर किंसु उससे कहता है तो इसका मतलब तुम अभी तक पिटाई भी नहीं खाए हो। 14 थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, लेकिन तभी तक वाई वहां पर आकर अपने लकड़ी के हैमर से उस पर हमला करते हुए कहती है कि मुझे चीट करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन उसका सर को तो कुछ भी नहीं होता है, बल्कि उससे उसका हैमर ही टूट जाता है। ये देखकर वो कहती है कि आखिर तुम्हारा सर इतना ज्यादा मजबूत कैसे है। वहीं पर इसके कारण 14 काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो उससे कह रहा होता है कि मुझ पर हमला करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तभी किंसु उससे वापस आने के लिए बोलकर कहता है कि 7th प्रिंस तो एक ही बार में बेहोश हो गया था, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि 14 तुम्हारा सर सच में काफी ज्यादा मजबूत है। वहीं पर वेबा चिल्लाते हुए कहता है कि किंसु अब तुम्हारे ऊपर मेरा 1,13,200 स्पिरिचुअल स्टोन का कर्ज है, या तो पैसा दो या फिर अपना वो युवान पल दे दो, नहीं तो आज तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर मिंग्यू काफी ज्यादा खुश होकर सोचने लगी होती है, अब तो किंसु का बच्चा गया, अपने कल्टीवेशन लेवल के कारण वो किंसु को तो सिर्फ एक ही अटैक में खत्म कर सकता है। अब तुम्हारे एम्बेरस चेहरा देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। वहीं पर किंसु आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है तो इसका मतलब तुम यहाँ पर मुझसे युवान पल लेने आए थे। वो चिल्लाते हुए कहता है तो क्या हो गया, आज तक मुझे किसी ने भी पीटा नहीं है, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैं मार खा गया हूँ। अगर आज तुम मुझे वो प्राइस पे नहीं करते हो जो कि मुझे सेटिस्फाई कर दे तो मुझे ब्लेम मत करना, तुम्हें एक फैमिली मेंबर का जैसा नहीं सोचने के लिए। किंसु उसके तरफ और आगे बढ़ते हुए कहता है क्या कभी पिटाई नहीं खाए हो, तो इसका मतलब तुम अभी तक मुझसे नहीं मिले हो। वो कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, क्या अब तुम मुझसे कम्पीट करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना, अगर तुम ऐसा करोगे तो सर में के मारे छुपाने के लिए तुम्हारा चेहरा ही नहीं बचेगा। वहीं पर किंसु कह रहा होता है कि तुम्हें ये युवान पल चाहिए ना, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये बोलकर वो उसे हवा में उड़ा देता है। ये देखकर मिंग्यू सोचने लगती है कि मुझे लगा था कि तुम थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे, उसके बाद हार जाओगे और उसके बाद तुम्हारा काफी ज्यादा इंसल्ट होगा, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना बड़ा डरपोक होगे कि अपने आप ही युवान पल उसे दे दोगे। तुम तो एक नकली गॉड हो और वो भी बिना किसी डिग्निटी के। वहीं पर 14 काफी ज्यादा खुशी से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन तभी किंसु युवान पल का यूज करके उस पर काफी जोरदार हमला कर देता है, जिसे देखकर मिंग्यू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और वहीं पर वेबा खुद को संभालते हुए कह रहा होता है कि स्नीक अटैक करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। किंसु कहता है कि किसने कहा कि मैंने तुम पर अटैक किया है, मैं तो तुम्हें पीटूंगा। ये बोलकर वो उस पर एक बार और अटैक कर देता है और कहता है क्या हो गया, इससे पहले क्या तुम कभी पिटाई नहीं खाए हो क्या, कोई बात नहीं, आज तुम्हें इसका भी टेस्ट पता चल ही जाएगा। वहीं पर ये सब देखकर मिंग्यू काफी हैरानी से सोच रही होती है कि वेबा को किंसु ने कितना आसानी से पीट कर रख दिया है, कहीं मुझे हेलुसिनेशन तो नहीं हो रही है ना। वहीं पर किंसु उससे पूछता है क्या तुम अब कन्विंस हो गए हो। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर किंसु फिर से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो खून की उल्टी कर देता है और वो उससे विनती करने लगा होता है कि प्लीज रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। किंसु कहता है ठीक है मैं रुक जाता हूँ, वैसे भी मैं एक रीजनेबल पर्सन हूँ, मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार हूँ। और उसे युवान पल देते हुए कहता है क्या तुम्हें ये अभी भी चाहिए। वो कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तभी किंसु उससे पूछता है कि मेरा कर्जा का क्या हुआ। वेबा कहता है कि मुझे अब इंटरेस्ट नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा प्रिंसिपल दे दो। ये सुनकर वो उसे फिर से युवान पल देने लगता है, मतलब कि उसे डराने लगता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर कर चिल्लाने लगा होता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ सेटल हो गया है। किंसु कहता है कि अब जबकि मेरा डेप्ट सेटल हो ही गया है तो अब मैं वो डेप्ट को सेटल
इम्पॉसिबल करूंगा जो कि तुम वो करते हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है क्या ये तुम क्या बक रहे हो। वो कहता है कि तुम यहाँ पर चिल्ला रहे हो, काफी ज्यादा हल्ला कर रहे हो, जिसके कारण मेरी फीमेल डीमन काफी ज्यादा डर गई है। ये सुनकर वो जल्दी से अपने खारे फ्रूट को फेंक देती है और बैठकर रोने का नाटक शुरू कर देती है कि तुम्हारे चिल्लाने से मेरा सर काफी ज्यादा दर्द करने लगा है, मेरा चेस्ट भी दर्द करने लगा है, मेरा पैर भी दर्द करने लगा है, मेरा सब कुछ दर्द करने लगा है। ये देखकर वेवा का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि अब आखिर तुम्हें क्या चाहिए। किंसु कहता है कि तुम सभी के सभी लोग मेरा सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट मुझसे चाहते हो और आज जबकि तुम खुद ही यहाँ पर चलकर मेरे पास आ गए हो तो तुम चुपचाप अपना सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट मुझे दे दो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये सुनकर किंसु गांव से पूछता है कि एक सन ऑफ गॉड को युवा शक में मारने का परिणाम क्या होगा। वो बताता है कि जहां तक मुझे पता है कि सभी के सभी सन ऑफ गॉड एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं और आखिरी बचा हुआ सन ऑफ गॉड ही एक एम्परर बनेगा और ग्रेट एम्परर के पाथ पर चलेगा जिसे कि सभी लोग एडमायर करेंगे। और चूंकि ये कंपटीशन है तो कैजुअलिटी होना तो आम बात है, इसलिए इसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने ही पावर पर डिपेंड होना पड़ेगा। एक सन ऑफ गॉड को मार देने पर भी आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएगा। ये सुनकर किंसु कहता है तो ठीक है, आज मैं एक सन ऑफ गॉड को मारकर तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखकर वेवा काफी ज्यादा डर गया होता है और वो कहने लगा होता है कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। एम्परर और सन ऑफ गॉड का राइवलरी अभी एक दूसरे को मारने काटने से काफी ज्यादा दूर है और सभी के सभी सन ऑफ गॉड को उनका पावरफुल फैमिली बैकअप किए हुए हैं। अगर आज तुम मुझे मार देते हो तो तुम बाकी के सन ऑफ गॉड का आंखों का कांटा बन जाओगे और मेरे पीछे जो स्ट्रॉन्ग मैन है वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। किंसु कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे पीछे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन एल्डर यांग मिंग है, मैं भी देखता हूँ कि उनसे कौन कम्पीट करने का हिम्मत करता है। ये बोलकर वो कहता है कि अब टाइम आ गया है। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देते हैं जिससे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि वो आइलैंड के बाहर भी चला जाता है। वहीं पर उससे वेवा का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया होता है और वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है, लेकिन वो अभी भी कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। किंसु कहता है कि मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, अगर तुम अपना सर्टिफिकेट को नहीं निकालते हो तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये बोलकर वो गिनते गिनते उसके करीब जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है। तभी वो उस पर दोबारा अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो कहता है रुक जाओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए किंसु रुक जाता है। वहीं पर ये सब देखकर वो सोच रही होती है क्या ये सब कुछ सच में सच है। 14th सन ऑफ गॉड इतनी आसानी से हार गया है और उसे उसका सर्टिफिकेट भी मजबूरन देना पड़ रहा है। अब मुझे लग रहा है कि हाँ ये सब मेरी ही गलती है, मुझे शुरू से ही 18th सन ऑफ गॉड को डिस्पाइस नहीं करना चाहिए था। ये तो बाकी के सन्स ऑफ गॉड से काफी ज्यादा ताकतवर है, इसने तो वो सब करके दिखा दिया है जो कि दूसरे बिल्कुल भी नहीं कर पाए हैं और किंसु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा सभी लोग उसे देखते हैं। वहीं पर जू वेबा यानी कि 14th सन ऑफ गॉड वहां पर बैठकर थोड़ा सा मेडिटेट करके अपने सर में से अपना सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट निकालता है जो कि देखने में इंग्लिश का एस अल्फाबेट का आकार का होता है और वो गोल्ड का बना होता है जिसमें कि 14 लिखा होता है। किंसु उसे लेकर कहता है कि हाथ में लेने से पता चल रहा है कि ये काफी ज्यादा भारी है और ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें से ग्रेट ताव फ्लो हो रहा है। ये तो सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ये उसका बॉडी से निकला है तो कहीं इसका मतलब ऐसा एक मेरे भी बॉडी में हो सकता है। तभी 14th उठते हुए कहते हैं कि वो तुम्हारा हो गया है और मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि तुम्हारा करंट पावर तुम्हारे वर्दी बिल्कुल भी नहीं है। जितना ज्यादा पावरफुल तुम बनोगे तुम उतने ही ज्यादा खतरे में पड़ते जाओगे। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी किंसु उसे रोकते हुए पूछता है कि तुमने आखिर इससे अपने बॉडी से निकाला कैसे। वो बताता है कि ये सर्टिफिकेट सभी सन ऑफ गॉड का आइडेंटिटी का एक सिंबल है और सर्टिफिकेट और सन ऑफ गॉड के बीच में एक स्पेशल फीलिंग जुड़ा हुआ है। चाहे तुम इससे कितना ही दूर क्यों ना चले जाओ तुम उसे फील कर पाओगे, बस तुम्हें सिर्फ उसे अपने दिल से फील करने की जरूरत है। ये सुनकर किंसु सोचता है कि मैं उसे फील कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है, आखिर मेरा वाला कहाँ पर रखा हुआ है। वहीं पर 14th काफी गुस्से में जाते हुए सोच रहा होता है कि युवान पल की मदद से तुम मेरा सर्टिफिकेट को चुराकर पूरी तरह से गुस्सा दिला दिए हो, तो क्या हुआ अगर तुम उसे मुझसे ले भी लिए हो, लेकिन तुम फिर भी हमारे कनेक्शन को बिल्कुल भी तोड़ नहीं पाओगे, वो अभी भी मेरा है। तुम बस कुछ देर इंतजार करो, मैं उसे वापस जरूर ले लूंगा। मैं उसे सिर्फ वापस ही नहीं लूंगा बल्कि मैं अपने ह्यूमिलेशन को खत्म करने के लिए तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा। यही सोचते सोचते वो वहां से चला जाता है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसु सक्सेसफुली 14 से उसका सर्टिफिकेट ले लिया होता है और लेने के बाद मिंगू से कहता है कि तुम अभी एक बहुत ही बड़ा शो देखी हो और वो भी अपने मुंह से बिना एक भी शब्द निकाले, तो तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। ये सुनकर वो सिर्फ अपना दांत ही खींचते रह जाती है लेकिन कुछ भी नहीं कहती है। ये देखकर किंसु कहता है कि अगर तुम कुछ बोलोगे नहीं तो यहाँ पर ऐसे नील डाउन करते रहो। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो अपनी एम्बैरेसमेंट को छुपाते हुए कहती है कि मैं गलत थी। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया है, थोड़ा जोर से बोलो। इसलिए
इसलिए वो चिल्लाते हुए कहती मैं गलत थी, मुझे आपको ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुएं का मेढक थी, इसलिए मुझे सिर्फ लगता था कि वही कुआं पूरा दुनिया है। किंसू कहता है कि अब से तुम मुझे फॉलो करोगी और मेरा स्लेव बन के रहोगी। ये सुनकर वो थोड़ी सी चौंक जाती है और कहती है कि मैं आपकी स्लेव कैसे बन सकती हूँ जबकि मैं 9th प्रिंसेस हूँ। वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, अब जबकि तुमने मुझे ऑफेंड कर दिया है इसलिए अब तो तुम्हें इसका कीमत चुकाना ही पड़ेगा। और उस पर फिर से अपना ग्रेविटी वाला पावर का यूज करते हुए कहता है क्या तुम मेरा स्लेव बनोगे या नहीं बनोगी। इसलिए वो काफी गुस्से में अपना दांत खींचते हुए कहती है हाँ मैं बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो कहता है बहुत अच्छी बात है और गांव से 7th प्रिंस को लाने के लिए कहता है और एक आइस स्पिरिट पिल को मिंग्यू को देने के लिए कहता है। आइस स्पिरिट पिल को लेकर वो अपने मन में कह रही होती है कि जिसका मैं इतना ज्यादा सपना देख रही थी फाइनली आज वो मुझे मिल ही गया है। थर्ड सन ऑफ गॉड से तो मुझे ये नहीं मिल पाया लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मुझे 18 से मिल जाएगा। अब मैं फाइनली अपने आइस बॉडी को सन बॉडी में इवॉल्व कर सकती हूँ। 18th को फॉलो करना अब लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सही चॉइस है। तभी वहां पर 7th प्रिंस आते हुए कह रहा होता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगी और किंसू को गाली देते हुए चिल्लाने लगा होता है कि मुझे किडनैप करने की तुमने हिम्मत की थी ना, अब तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गए हो। मेरी 9th सिस्टर गिफ्टेड है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्यों अब तुम्हें क्या डर लगने लगा है, जल्दी से अपने घुटने पर आकर दिया कि भीख मांगो नहीं तो। ये बात पूरा करने से पहले ही मिंग्यू उसे खींचकर लगा देती है। ये देखकर वो काफी हैरानी से पूछने लगा होता है कि ये तुम क्या कर रही हो। मिंग्यू उसका कॉलर पकड़कर कहती है कि जल्दी से मेरे मास्टर से माफी मांगो। वो जल्दी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि तुम उस गधे को अपना मास्टर कह रही हो, पागल पागल तो नहीं हो गई हो ना। तभी वो फिर से उसे एक और लगा देती है जिससे वो दूर जाकर गिर जाता है और दोबारा से अटैक करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। 18th सन ऑफ गॉड इस जनरेशन का सबसे बेस्ट और टैलेंटेड है, तुमने आखिर उनका इंसल्ट कैसे कर दिया। वहीं पर 7th प्रिंस काफी हैरानी से कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर इस किंसू ने तुम्हें कौन सा दवा पिला दिया है जिसके खातिर तुम अपने भाई को मारने के लिए तैयार हो। और चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम अभी भी मेरी एरोगेंट और इनकम्पेरेबल सिस्टर हो। वो कहते हैं कि हाँ मैं एरोगेंट हूँ बट मैं 18th सन ऑफ गॉड के सामने झुकने के लिए तैयार हूँ। और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि जल्दी से 18 से माफी मांग लो, अगर नहीं तो आज तुम्हारा हाथ पैर तोड़ने से मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान, कंफ्यूज और गुस्सा हो जाता है और ना चाहते हुए भी वो उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, वो मेरी ही गलती थी। ये देखकर मिंग्यू कहती है कि मास्टर क्या आपने देखा। किंसू कहता है कि अगर अगली बार गलती होती है तो तुम माफी मांगने के लिए बचोगे ही नहीं। ये बोलकर वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। वहीं पर वो बहुत ही गुस्से में जाते हुए सोच रहा होता है कि किंसू के बच्चे, तुमने मेरी 9th सिस्टर मून डायनेस्टी के सबसे आउटस्टैंडिंग जीनियस को अपना स्लेव बना लिया है, जो कि मून डायनेस्टी के लिए बहुत ही बड़ी शर्म की बात है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यही सोचकर वो वहां से चला जाता है। वहीं पर किंसू उन दोनों को अपने साथ याओची फेस्टिवल में लेकर जाने लगता है। इसके बाद अगले सीन में 7th प्रिंस को दिखाते हैं जो कि अपने घर पहुंच चुका होता है। उसे वहां पर देखकर सभी लोग उसकी बहन की काफी ज्यादा तारीफ करने लगे होते हैं कि मुझे पता था कि वो जरूर कर ही दिखाएगी। तभी प्रिंस लिन आकर उससे पूछता है कि आखिर 9th प्रिंसेस कहां पर है, आपके साथ वो क्यों नहीं आई। ये सुनकर वो काफी गुस्से में कहता है कि उसका नाम सुनकर ही मेरा दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पूछने लगता है कि आखिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अगर हुआ क्या है आप मुझे पूरा बात बताइए। वो बताता है कि मिंग्यू 18th को अपना मास्टर मान ली है और खुद को उसका स्लेव बना ली है, जो कि हमारे मून डायनेस्टी के लिए बिल्कुल भी माफ ना किया जाने वाला डिस्ग्रेस है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये सब कैसे हो गया। 7th प्रिंस उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बहन को पसंद करते हो, लेकिन पता नहीं आखिर उसने मेरी बहन के साथ ऐसा भी क्या कर दिया है कि वो मेरा ही हाथ पैर तोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। ये सुनकर लिन काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि मिंग्यू काफी ज्यादा एरोगेंट और प्योर है, आखिर वो किसी का स्लेव कैसे बन सकती है, जरूर उस किंसू ने ही उस पर कोई जादू टोना कर दिया होगा। 7th प्रिंस भी कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है, हमें जल्दी ही किसी न किसी तरह से उसे बचाना पड़ेगा और उस किंसू को बताना पड़ेगा कि आखिर हमसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। लिन पूछता है अब आखिर आप क्या करना चाहते हैं। मैं एंशिएंट ड्रैगन और एलिफेंट किंगडम का रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं आपके साथ उस किंसू को धूल चटा सकता हूँ। 7th प्रिंस कहता है कि जब मैं युवा छोड़कर जा रहा था तब मैंने सुना था कि 18th सन ऑफ गॉड याओची फेस्टिवल को अटेंड करने जा रहा था। जहां तक मुझे पता है कि तुम्हारे किंगडम को भी वहां पर जाने के लिए इनवाइट किया गया है। याओची फेस्टिवल पूरा भीड़ से भरा होगा, अगर हम लोग वहां पर किंसू को अपने पैरों तले कुचल देते हैं तो मेरी बहन उसका जाल से आजाद हो जाएगी। ये सुनकर लिन कहता है कि मैं समझ गया हूँ और तैयार होने के लिए वहां से चला जाता है। दूसरे सीन में किंसू का ग्रुप को दिखाते हैं जो लोग याओची जा रहे होते हैं और गाँव सामने इशारा करते हुए कहता है कि वो रहा याओची हमारे ही सामने। ये देखकर बाई कहते हैं क्या ये वही है, वो तो सिर्फ एक बहुत ही बड़ा लेक है, मेरे घर का आंगन का तालाब तो उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। वो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं जानती हो, पहले याओची हवा में उड़ते रहता था और वहीं से ग्रेट एम्परर भी बने थे। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि याओची ग्राउंड पर गिर गई, लेकिन उसके बावजूद भी याओची का पानी कोई ऑर्डिनरी पानी नहीं है बल्कि होली वाटर है, जो कि पूरी तरह से स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ है और वो कई सारी बीमारी को भी ठीक कर सकती है। स्पेशली वो वाला पूल का पानी जो कि आइलैंड के सेंटर में है, वहाँ के वाटर को रेडलेस वाटर कहते हैं। वो हेवन और अर्थ का स्पेशल पावर का भी कलेक्शन है और ऐसा कहा भी जाता है कि उसका मैजिकल इफेक्ट की के लक को बढ़ा देता है। मुझे नहीं पता कि याओची सन ऑफ गॉड को रेडलेस वाटर ऑफर करेगी या फिर नहीं करेगी। तभी सिस्टम किंसू को एक टेम्पररी साइन इन टास्क देता है और वो होता है रेडलेस पूल में जाकर साइन इन करना, और ये टास्क 2 घंटे में
एक्सपायर हो जाएगा। ये देखकर वो कहता है कि मुझे पता था कि ऐसा जरूरी जगह में साइन इन टास्क मिलना तो आम बात होगी। यही सब वो लोग बातें करते करते वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर 7th और 11th सन ऑफ गॉड भी पहुंच चुके होते हैं, जिसको होली मेडन खुद ही वेलकम करती है और अपने साथ चलने के लिए कह रही होती है। ये देखकर 11th सोच रहा होता है कि पिछली बार मैंने होली मेडन को इन्वाइट किया था, लेकिन उस किंसू के बच्चे के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस बार मैं जरूर होली मेडन के साथ अच्छे से गेट अलोंग हो पाऊंगा और फ्यूचर में डिवाइन असेंबली में याओची का सपोर्ट भी ले लूंगा। ये देखकर 7th अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया होता है। वहीं पर 11th होली मेडन से कह रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप खुद ही मुझे वेलकम कर रही है। ये बोलकर वो कहता है कि मैं स्पेशली आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, लेकिन तभी किंसू आकर उससे लटक जाता है, जिसे देखकर 11th का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है, जलन होने लगती है और वो गिफ्ट लेकर वैसे खड़ा रह जाता है, जिससे उसे काफी ज्यादा ह्यूमिलेशन भी महसूस होने लगती है। वहीं पर किंसू उससे कह रहा होता है कि मैं तुम्हें कुछ दिनों तक नहीं देखा हूँ और तुम काफी ज्यादा वेट गेन कर ली हो। ये सुनकर वो थोड़ी सी कंफ्यूज और शर्मा ही रही होती है कि तभी किंसू उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं पर लेकर जाते हुए कह रहा होता है कि मुझे बताओ कि याओची में कुछ ऐसा स्पेशल डिलीशियस चीज है जो कि तुम्हारे अपर बॉडी को इतना ज्यादा फैट बना दिया है। वहीं पर 11th काफी ज्यादा गुस्से में अपनी गिफ्ट बॉक्स को तोड़ने लगा होता है और काफी गुस्से में गाली देते हुए कहता है कि मेरी होली मेडन को मेरे सामने किडनैप करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। वहीं पर किंसू सबको इग्नोर करके उसे वहां से लेकर जाते हुए कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे याओची में रेडलेस पूल है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, क्या तुम मुझे वहां पर लेकर जा सकती हो। वो कहती है बिल्कुल लेकर जा सकती हूँ, लेकिन मुझे एक इंपॉर्टेंट गेस्ट को जाकर अभी रिसीव करना है, इसके बाद अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको जरूर कंपनी दूंगी। किंसू कहता है कि ऐसा कोई भी गेस्ट नहीं आने वाला है, बल्कि मैं ही वो सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट हूँ। तभी 11th चिल्लाते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, आखिर तुम उनके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो। और उसके साथ साथ 7th भी कहता है कि ये याओची है और तुम यहाँ पर युवा को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो थोड़ा सा बिहेव कर लो। किंसू कहता है कि 7th सन ऑफ गॉड तुम्हारी स्माइल कितना ज्यादा फेक है मुझे दिख रहा है, और मुझे ये भी पता है कि तुम कोई अच्छे पर्सन नहीं हो। इतना बोलकर वो सोचता है कि ये पहली बार है जबकि मैं 7th को देख रहा हूँ और मैंने सुना है कि ये काफी ज्यादा लो प्रोफाइल रखता है। वहीं पर ये सब सुनकर 7th के बोलते ही बंद हो जाती है और वो भड़क जाता है और उसका भी इंसल्ट हो गया होता है। तभी वहां पर क्लीन नाम का बंदा जो कि होली सन के भी नाम से जाना जाता है, वो काफी ज्यादा स्टाइल मारते हुए आ जाता है। उसे देखकर कुछ लोग कहने लगे होते हैं कि काइलिन प्रोटोस टॉप 10 में है और उन सुपर पावर से भी बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। किलिन खुद ही अपनी यंगर जनरेशन का सबसे बेस्ट और रेयर टैलेंट माना जाता है। इस वक्त जितने भी लोग याओची फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से किलिन जरूर टॉप 3 में रहेगा। वहीं पर किलिन उसे सिस्टर कहकर बुला रहा होता है। ये देखकर किंसू सोच रहा होता है कि सिस्टर बोलते हुए उसे शर्म नहीं आई क्या। उसे भी वहां पर देखकर किंगियर कहते हैं कि अब जबकि सभी लोग यहाँ पर आ ही चुके हैं तो मैं इन तीनों को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। किलिन कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आपका इंतजार करूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। ये देखकर 11th का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है। तभी 7th उसे शांत करते हुए कहता है कि किलिन गॉड्स का पूर्वज है जो कि हमेशा ह्यूमन कल्टीवेटर को नीची नजरों से देखते रहते हैं, जहाँ तक कि सन्स ऑफ गॉड्स भी उनसे इन्फीरियर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जैसे रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। ये देखकर किंसू कहता है कि लगता है कि याओची का फेस्टिवल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तभी वो देखता है कि बाई वहां से गायब हो चुकी है। ये देखकर वो कहता है कि वो तो अभी अभी यहीं पर थी, आखिर वो इतने जल्दी कहाँ गायब हो गई। गाँव कहता है कि वो तो कुछ देर पहले यहीं पर थी, लेकिन जैसे किलिन आया वो गायब हो गई। ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि आखिर वो किलिन को देखकर छुप क्यों रही है। तभी वहां पर एक लेडी आकर होली मेडन से कहती है कि आपको होली मदर बुला रही है, इसलिए वो किंसू से कहती है कि मुझे जाना पड़ रहा है। अगर रेडलेस पूल की बात करें तो किंसू उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहता है कि कोई बात नहीं है, अगर तुम बिजी हो तो तुम जा सकती हो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। ये बोलकर वो उसे बाय बाय कर देता है और गाँव से कहता है कि मैं रेडलेस पूल जा रहा हूँ, तुम जाकर बाइजो को ढूंढो, वो लड़की काफी ज्यादा दिमाग खराब करने वाली है, इसलिए कोई मुसीबत में मत पड़ जाना। ये देखकर 11th की सेविका कहती है कि किंसू अभी अभी अकेले ही रेडलेस पूल के लिए निकल गया है और ये बिल्कुल सही वक्त है एक्शन लेने के लिए, और उसे एक डब्बा देते हुए कहती है ये है 7 स्टार नेल, इसका यूज करके और एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करने के बाद आप किंसू का सन बॉडी को अपने में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये करने के बाद आपके पास उसका सन बॉडी आ जाएगा और आप एम्परर बनने के एक स्टेप और क्लोज आ जाएंगे। इसलिए वो लोग किंसू का पीछा करने लगते हैं। वहीं पर किंसू रेडलेस पूल में पहुंच गया होता है, जहां पर वो जाकर देखते हैं कि वो जगह याओची का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह होने के बावजूद भी वहां पर एक भी गार्ड्स नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता ही है कि वहां का पानी उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता है। ये देखकर वो जल्दी से पीछे आ जाता है और कहता है कि ये पानी पूरी तरह से स्पिरिचुअल पावर से भरी हुई है, अगर कोई उसके करीब भी आता है तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह होने के बावजूद भी यहाँ पर एक भी गार्ड नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती जाने पर स्पिरिचुअल पावर ही घुसपैठियों को संभाल लेगा। तभी सिस्टम उसे कांग्रेचुलेशन करता है वहां पर आकर साइन इन करने के लिए और रिवॉर्ड के तौर पर एक फॉरबिडन सुप्रीम स्किन देता है और उसके साथ साथ उसे ड्रैगन एलिफेंट जेल नाम का एक टेक्निक भी देता है। ये देखकर किंसू काफी
काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है कि यकीन नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा प्राइज मुझे मिल गया। ये बोलकर वो उस टेक्निक को उसे सिखाने के लिए कहता है। इसलिए सिस्टम उसका माइंड में उसे डाउनलोड कर देता है और बताता है कि इसका यूज करने पर आपका स्ट्रेंथ ड्रैगन और एलिफेंट जितना हो जाएगा और बॉडी भी ड्रैगन और एलिफेंट जितना स्ट्रांग हो जाएगा और बिल्कुल माउंटेन जितना भारी हो जाएगा। ये देखकर वो कहता है कि ओरिजिनली ये तो पावर को इंक्रीज करने का टेक्निक है, आखिर इसका यूज क्या हो सकता है। ये बोलकर वो उसे ट्राई करता है जिससे वहां का जमीन पूरी तरह से टूट जाती है। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो गया होता है क्योंकि वहां का ग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लैक आयरन से बना होता है। तभी 11th सन ऑफ गॉड किंसु पर अपना 7 स्टार नेल से हमला कर देता है जिसके कारण वो दीवार से जाकर टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर वहां पर 11th और उसके सेविका आते हुए कह रहे होते हैं कि कचरा तो हमेशा कचरा ही रहेगा। एक ही हिट में उसका खेल खत्म हो गया और उसकी सेविका किंसु की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कह रही होती है कि अब बस इसका बॉडी लेना है और काम पूरा हो जाएगा। लेकिन तभी किंसु जो कि बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एक लात मारकर फेंक देता है। वहीं पर ये देखकर 11th काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है कि ये ठीक कैसे है। किंसु अपने बॉडी में से वो नेल निकालते हुए कहता है कि मुझ पर स्नेक अटैक करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। ये देखकर उसके सर्वेंट काफी ज्यादा हैरानी से कह रही होती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, वो 7 स्टार नेल दुनिया के सभी बॉडी को ब्रेक करने के लिए बनाया गया है। ये कुछ ऐसा चीज है जिसे लेने के लिए 11th सन ऑफ गॉड ने अपना लगभग सब कुछ लगा दिया था, तो आखिर ये तुम्हारा सन बॉडी पर काम क्यों नहीं किया। ये सुनकर किंसु कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इसे रख लेता हूँ। ये बोलकर वो उसे रख लेता है और सोचता है कि इस वक्त उस फॉरबिडन स्किन ने काफी क्रिटिकल मोमेंट में 7 स्टार नेल को रोक दिया था। ये नेल तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर 11th चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि जल्दी से जल्दी वो 7 स्टार नेल मुझे वापस कर दो। किंसु कहता है कि तुम अभी भी उसी के बारे में चिंता कर रहे हो, जल्दी से तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे इसका क्या एक्सप्लेनेशन दोगे। वो चिल्लाते हुए कहता है क्या एक्सप्लेनेशन, अब जबकि मैं पहले बार में ही फेल हो गया हूँ तो अब मैं तुम्हें खुद ही मारूंगा और क्या तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो। और आगे कहता है कि तुम अपने सन बॉडी के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो, जल्दी से सरेंडर करके उसे मुझे दे दो, अगर ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए सोचूंगा। तभी उसकी सेविका कहती है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस कचरे को तो मैं ही संभाल सकती हूँ। ये बोलकर वो उस पर हमला करने जाती है। ये देखकर किंसु अपना ठंडल पाल्म से हमला कर देता है लेकिन वो उसे डॉज करते हुए कहती है इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तभी वो अपना मून डिवोरिंग वाले स्किल का यूज करता है जिससे एक बहुत ही बड़ा भेड़िया निकलकर उसे निकल जाता है। ये देखकर वो कहती है कि ये काफी ज्यादा कमजोर है। ये बोलकर वो उसे तोड़कर उसमें से निकल जाती है और कहती है क्या तुम मुझे ट्रैप करना चाहते थे। लेकिन तभी वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो अपना ड्रैगन एलिफेंट जेल वाले स्किल का यूज करके उसे खाने पीने पर दे देता है जिससे वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो मारी जाती है। ये देखकर 11th काफी ज्यादा दंग रह गया होता है और बिल्कुल पत्थर के जैसा वहां पर खड़ा ही रह जाता है। लेकिन तभी वो होश में आकर चिल्लाने लगा होता है कि किंसु पहले तुमने मेरा नौकर झैंग क्वान को मारा और अब इसे भी मार दिया। किंसु कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा बल्कि वो खुद ही जहर पीकर मर गया था। तभी 11th चिल्लाते हुए कहता है अब आर्ग्यू करना बेकार है। ये बोलकर वो अपने एक सोर्ड निकालता है और उससे कहता है क्या तुम इस सोर्ड के बारे में जानते हो। किंसु कहता है क्या तुम उसके बारे में बताना चाहते हो। वो कहता है कि बता देता हूँ, ऐसे तुम शांति से मरोगे। ये बोलकर वो बताना शुरू करता है कि इस क्रिएशन को ड्रैगन सोर्स कहते हैं जो कि असली ड्रैगन को बॉडी में 10,000 सालों तक नर्चर किया गया था और असली ड्रैगन के साथ ही ग्रो हुआ है और हमेशा उसके ब्लड और की में डूबा रहा। और फाइनली जब बैटल में ट्रू ड्रैगन मारा गया था तब ड्रैगन सोर्स उसके बॉडी से निकल गया था और इसने ट्रू ड्रैगन के एसेंस को पूरी तरह से ऑब्जॉर्ब कर लिया था और एक होली सोर्ड बन गया था। ये सोर्ड काफी ज्यादा ताकतवर है और ये मेरा दुआन फैमिली का सबसे प्रीशियस ट्रेजर है। तुम काफी ज्यादा लकी हो कि तुम इससे मरने वाले हो। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है लेकिन किंसु उसे डॉज करते हुए कहता है कि ये सच में एक होली सोर्ड है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल की से भरा हुआ है। तभी वो उस पर 2-3 बार और हमला कर देता है जिससे किंसु थोड़ा सा घायल हो जाता है और 11th कहता है कि तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से तुम 3 ब्रेथ से ज्यादा जी ही नहीं पाओगे और 3 बार सांस लेने के बाद तुम मारे जाओगे। ये बोलकर वो फिर से उस पर अटैक कर देता है जिससे किंसु वहीं पर गिर जाता है और वो उससे कहता है कि हमेशा की तरह बन गए ना एक बात मानने वाला डॉग, तुम्हें मरने की कोई भी जरूरत नहीं है लेकिन अगर तुम मुझे और ज्यादा रेजिस्ट करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी किंसु उठ जाता है और कहता है कि अब मेरी बारी आ गई है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उससे कुछ कैसे नहीं हुआ। वहीं पर किंसु उस पर अपने युवान पल से हमला कर देता है जिससे उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो जल्दी से खुद को संभालते हुए कहता है कि एक प्रीशियस ट्रेजर से बिल्कुल यही उम्मीद किया जा सकता है। उसका अटैकिंग पावर तो सच में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी बाहर से पावर को बोरो करके कोई भी फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि उसमें जितना भी स्पिरिचुअल पावर स्टोर था वो सब खत्म हो गया होगा। इसलिए अब तुम्हारे मरने की बारी आ चुकी है। लेकिन किंसु फिर से उस पर हमला कर देता है। ये देखकर वो फिर से हैरान हो जाता है लेकिन वो तभी खुद को संभालते हुए कहता है कि उसके पास और ज्यादा पावर कहाँ से आ गया, आखिर तुम इतना ज्यादा पावर ला कहाँ से रहे हो। किंसु उससे पूछता है कि तुम अपने लाइफ के बदले मुझे क्या देना चाहते हो। वो
कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम याओची में मुझे मारने की हिम्मत भी कर पाओगे। ये सुनकर किंसु फिर से उस पर हमला कर देता है और कहता है कि मुझ पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें अभी कभी मार सकता हूँ। ये देखकर वो जल्दी से अपना होली सूट को उसे दे देता है और उसके बदले अपना जान बख्शने के लिए कहता है। किंसु उसे लेकर कहता है कि होली वेपन सच में काफी ज्यादा रेयर चीज है और वो भी एक असली ड्रैगन के ब्लेसिंग के साथ, तो ये और भी ज्यादा यूनिक हो जाता है, जिसे कि मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। वहीं पर 11th वहां से पतली गली से निकलने के बारे में सोचता है, लेकिन किंसु उसे देख लेता है और रुकने के लिए कहता है और उससे उसका सर्टिफिकेट मांगता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो इम्पॉसिबल है। किंसु कहता है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये बोलकर वो दोबारा उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसका हालत पहले से और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो उठकर कहता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। ये बोलकर वो उसके पास चला जाता है, लेकिन किंसु अपना ड्रैगन एलिफेंट वाला पावर का यूज करके उसे कुचल देता है और कहता है कि जल्दी से दे दो, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। ये सुनकर वो डर के मारे जल्दी से अपना वाला निकाल कर दे देता है, जिसमें 11 लिखा होता है और कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो। किंसु उसे लेकर वहां से चला जाता है और कुछ देर के बाद वहां पर 7 ताली बजाते हुए आता है और कहता है कि अभी अभी मैंने एक बहुत ही अच्छा शो देखा। किसने इमेजिन किया था कि 18th सन ऑफ गॉड, जो कि हमेशा से एक गधा का बच्चा था, वो 11th को इतनी आसानी से हरा देगा। और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि 11th तुम्हारा हालत तो काफी ज्यादा मिजरेबल हो गया है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है तो क्या अब तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने आए हो? 7th कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप उतना भी बुरा नहीं है। 11th कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे हील करने में मेरी मदद करो, मैं उस किंसु के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। 7th कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा हेल्प करने भी नहीं आया हूँ। ये बोलकर वो उसे मार देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? 7th कहता है कोई पर्टिकुलर कारण तो नहीं है, मुझे झाई जिंग यांग को गेम बर्बाद करना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। पानी जितना ज्यादा गंदा होगा और कीचड़ कीचड़ होगा, खेलने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। अब जबकि 18th सन ऑफ गॉड राइज होना शुरू हो गया है, तो तुम्हारा मौत का इल्जाम उसके सर पर चला जाएगा और इससे गेम में और भी ज्यादा मजा आने लगेगा। और आगे कहता है कि बाय द वे, मैं तुम्हें ये बताना भूल गया था कि तुम्हारा सर्वेंट झांग क्वान, जो कि किंसु द्वारा मारा गया, दरअसल वो मेरा एक अंडरकवर एजेंट था, जिसका मतलब है कि वो तुम्हारे प्लेस में नजर रखता था और मैंने ही उसे ऑर्डर दिया था किंसु को मारने के लिए, लेकिन वो मेरे ही पॉइजन के कारण मारा गया था। वहीं पर 11th मारा गया होता है। ये देखकर वो वहां से जाते हुए कहता है कि फाइनली इतने सालों के बाद कोई सन ऑफ गॉड तो मरा है। वहीं पर किंसु को दिखाते हैं, जो कि युवान पल का यूज करके पूरा का पूरा इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर लिया होता है और देखकर कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि इन सब के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होगा और वो 7th सन ऑफ गॉड है, जो कि इतना ज्यादा लो प्रोफाइल रखता है। वहीं पर युवा टेंपल में दिखाते हैं, जहाँ पर 11th सन ऑफ गॉड का जो लाइफ एनर्जी का मोती होता है, वो उसके मरने के कारण टूट जाता है और उसके टूटने के कारण वहां पर एक बहुत ही जोरदार आवाज होता है। ये सुनकर मास्टर पंक्षी समझ जाते हैं कि कोई टपक गया है और वो जल्दी से वहां पर जाते हैं और वो देखते हैं कि 11th टपक गया है और काफी गुस्से में कहते हैं कि बैटल कुछ ज्यादा ही जल्दी स्टार्ट हो गया है। वहीं याओची फेस्टिवल को दिखाते हैं, जहाँ पर किंसु जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर गाओ आकर बताता है कि फाइनली बाई मिल ही गई। वो उसे देखकर पूछता है कि तुम अपना मुंह ढककर क्यों रखी हो? वो बहाना बनाकर कह देती है कि बस मजा आ रहा है। वो पूछता है आखिर तुम भाग कहाँ गई थी? वो थोड़ी सी घबराते हुए कहती है कि मैं बस अपना चेहरा को ढकने के लिए इसे खरीदने गई थी। और टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि चेहरा ढकने के बाद मैं और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हूँ? ये सुनकर वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा अजीब हो। ये बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद याओची हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग पहुंच गए होते हैं और गाओ उससे बताता है कि मुझे अभी अभी पता चला है कि यहाँ पर याओची फेस्टिवल में एक लकी विनर भी होगा, जिसे कि होली मेडन के साथ रेडलेस पूल में एक साथ नहाने का मौका मिलेगा। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा चौंक जाता है और उसके मुंह से ठरक टपकने लगती है। ये देखकर गाओ उसे बताता है कि वैसा वाला नहाना नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। दरअसल याओची का एक ट्रेडिशन है, जब सभी जनरेशन के मेडन एडल्टहुड में पहुंच जाती है तो उन्हें ये करना पड़ता है, क्योंकि रेडलेस पॉन्ड का पानी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, इसलिए वहां पर इन और यांग को बैलेंस करके रखना पड़ता है। इसलिए बैलेंस बनाए रखने के लिए एक मेल और एक फीमेल को एक साथ पार्टिसिपेट करना पड़ता है। इस रिचुअल के पूरा होने के बाद होली मेडन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और एक इमोर्टल बन जाएगी। इस रिचुअल से सिर्फ होली मेडन को ही फायदा नहीं होता है, बल्कि उसका भी बहुत ही ज्यादा फायदा होता है जो उसके साथ बात लेता है। पिछली बार याओची के फेरी के युवा के मास्टर से प्यार हो गया था एक साथ बात करने के बाद, जिसके कारण याओची का फेस्टिवल कई सौ सालों तक नहीं हुआ था। ये सब सुनकर किंसु कहता है कि सिस्टर किंगियर के पास मेरे लिए अच्छा फीलिंग है, इसलिए मैं किसी और को उसे मुझसे छीनने नहीं दूंगा। तभी वहां पर कोई आकर गाओ का नाम लेता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।